चैप्टर 10 और 11 में ज़ोरियन ने सीख लिया था कि हर लूप एक रिसोर्स है, लेकिन चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में ये रिसोर्स एक हथियार बन जाता है। इन चैप्टर्स में ज़ोरियन सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता, वो इंटरवीन करता है। यहाँ पहली बार उसकी एक्शन सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि दूसरों की फेट को भी बदलने लगती हैं। नॉलेज अब एडवांटेज नहीं रहा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है और हर डिसीजन लूप के बाहर भी एको छोड़ने लगता है। अगर अब तक मदर ऑफ लर्निंग पेशेंस की कहानी थी, तो चैप्टर 12-13 कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी है। वेलकम टू मदर ऑफ लर्निंग पार्ट 7, चैप्टर 12 एंड 13 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अपने कमरे में घुसा और दरवाज़ा ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से बंद कर दिया। उसे पहले ही पता होना चाहिए था कि उसे सोल बॉन्ड्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो उसे पहले से पता ना हो। लेकिन पूरे दिन लाइब्रेरी में समय बिताने के बाद खाली हाथ वापस आना फिर भी चढ़ाने वाला था। सभी किताबों में वही चेतावनियां दोहराई गई थीं जो उसे अपने पहले साल में मिली थी। सोल बॉन्ड्स जादू की एक खतरनाक और कम समझी जाने वाली शाखा थी, जो लापरवाही से इस्तेमाल किए जाने पर कुछ बहुत ही डरावने साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकती थी। हर थोड़े समय में कोई नासमझ जोड़ा ये फैसला करता है कि खुद को सोल बॉन्डिंग से बांधना सबसे रोमांटिक चीज़ होगी, लेकिन कुछ महीनों बाद जब मुश्किलें सामने आती हैं तो सब कुछ आंसुओं और कानूनी मुकदमों पर ख़त्म होता है। मुख्य समस्या ये थी कि इसमें शामिल लोगों में से एक आमतौर पर दूसरे पर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हावी होने लगता था, जिससे वो मन और रूह से बिल्कुल उन्हीं की तरह बन जाता था। साथ ही हैरान करने वाली हद तक आज्ञाकारी और झुककर रहने वाला बन जाता था। जानवरों को फेमिलियर्स के रूप में बांधने के लिए ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि इसमें लगभग हमेशा जानवर ही इंसान के वश में आ जाता था। और जानवरों को असल में ऐसे वश में आने से फ़ायदा होता था, क्योंकि उनमें ज़्यादा समझ और अपनी जादुई काबिलियत पर बेहतर कंट्रोल आ जाता था अगर उनमें कोई काबिलियत होती थी। हालांकि बुद्धिमान जीवों को आमतौर पर किसी के द्वारा उनके पूरे व्यक्तित्व और दुनिया को देखने के नज़रिए को जादुई तरीके से बदलने से समस्या होती थी, कम से कम तब तक जब तक कि सोल बॉन्ड पूरा न हो जाए और उन्हें एक गुलाम जैसे क्लोन में न बदल दे। ज़ोरियन ने अपने कांपते हुए हाथ अपने बालों में फेरे और खुद को शांत करने के लिए अपनी शर्ट के किनारे से अपने चश्मे साफ करने लगा। वो वाकई उम्मीद कर रहा था कि वो गलत हो और उसके और जैक के बीच कोई सोल बॉन्ड ना हो। जैक के पास ज़ोरियन की तय सीमा से 6 गुना ज़्यादा मैनर रिजर्व्स थे। वो स्वभाव से ज़्यादा मिलनसार और आत्मविश्वासी था, और टाइम लूप में ज़ोरियन से कहीं ज़्यादा समय तक रहने की वजह से वो शायद उससे दशकों बड़ा भी था। ये अंदाज़ा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा कि उन दोनों के बीच कौन हावी होगा। सबसे बुरी बात यह थी कि वो मदद के लिए किसी के पास जा भी नहीं सकता था। उसे पूरा यकीन था कि ये सोल बॉन्ड या जो कुछ भी ये था, जैक के साथ उसके लूप में वापस आने के लिए जिम्मेदार था। अगर उसने किसी से मदद मांगी तो वे इस बंधन को तोड़ने पर जोर देंगे, जो कि एक जायज़ सोच थी और ऐसी चीज़ थी जिससे वो सामान्य हालातों में खुशी खुशी सहमत हो जाता, जिसकी वजह से वो सब कुछ खो देगा जो उसने टाइम लूप के अंदर हासिल किया था। यादें भी शामिल हैं, एक बार जब जैक महीने के अंत में दोबारा शुरुआत करेगा। हाँ, वो पूरी तरह से फंस चुका था। उसने कुछ गहरी सांसें ली और अपना चश्मे वापस पहन लिया। शायद वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा निराशा के साथ देख रहा था। उसके और जैक के बीच के भारी अंतर को देखते हुए उसे अब तक अपने व्यक्तित्व में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन महसूस होने चाहिए थे, और उसने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया था। वो निश्चित रूप से किसी के प्रति दबने वाला महसूस नहीं कर रहा था, और जैक के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। जाहिर है कि चीज़ें उतनी बुरी नहीं थी जितनी लग रही थी। ये मुमकिन था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था और इस बिना तय किए गए रीस्टार्ट की किसी और बिल्कुल जायज़ वजह को नज़रअंदाज कर रहा था। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। आखिर कौन हो सकता है? ओह ठीक है, टेविन। उसने एक गहरी आह भरी। बस इसी चीज़ की उसे अभी कमी थी। दरवाज़ा खटखटाना अब पीटने में बदल गया, जिससे मजबूर होकर उसे आखिरकार दरवाज़ा खोलना पड़ा। नमस्ते रोज। हाय टेविन, ज़ोरियन ने थोड़े दुखी लहजे में कहा। तुम्हारा यहाँ आना कितनी अच्छी बात है। क्या तुम अंदर आना चाहती हो? जैसे ही उसने उसे अंदर आने दिया, टेविन ने तुरंत वही किया जो वो हमेशा करती थी। वो उसके बिस्तर पर कूद गई और आराम से बैठ गई। ज़ोरियन ने अपने कंधे उचकाए और उसके पीछे चला गया। बेहतर होगा कि इसे जल्दी ख़त्म किया जाए। क्या तुम ग्रेजुएट नहीं हो गई हो? तुमने कहा था कि ग्रेजुएट होने के बाद तुम एक्सप्लोरेशन में जाओगी, उसका क्या हुआ? उसने उसे एक चिढ़ी हुई नज़र दी। ये इतना आसान नहीं है। कोई भी एक्सपीडिशन मेरे जैसे बिल्कुल शुरुआती इंसान को अपने साथ नहीं लेगी। मेरे किसी जमे हुए एक्सप्लोरर की ज़रूरत है जो मुझे अपने अप्रेंटिस के रूप में ले सके। मैं उस पर काम कर रही हूँ। फ़नी है, मैंने सुना है कि तुम नर्तक की क्लास असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हो। क्या इससे किसी और गुरु को ढूंढने में रुकावट आएगी?
खैर एक तरह से उसने माना, लेकिन मैं इस समय सचमुच कोई और नौकरी नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं असल में मिशंस और ऐसी चीज़ें करके अपनी पहचान बनाने और लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हूँ। सच तो ये है कि मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल तुम मेरे और कुछ और लोगों के साथ एक काम पर चलो। ये संदिग्ध लग रहा है। एक अदना सा तीसरे साल का छात्र तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? हमारी गिनती पूरी करने के लिए, टेविन ने जवाब दिया। जब तक हम 4 या उससे ज्यादा न हो हम काम नहीं ले सकते और हमारे पास एक कम है। वेल, उस काम के लिए 4 लोगों की जरूरत क्यों है? जोरियन ने पूछा, पिछले रीस्टार्ट से जानते हुए कि केविन के बहानों को बंद करने का ये सबसे तेज रास्ता था। पक्का मालिक ने इसे सिर्फ तुम्हारे जैसे समूहों को परेशान करने के लिए नहीं रखा होगा। ये कथित रूप से खतरनाक है, केविन ने अपनी बाहें अपने सीने पर लपेटते हुए कहा। वो बूढ़ा आदमी जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। उसने जो हमें बताया उसके हिसाब से स्पाइडर्स इतने बड़े भी नहीं हैं। स्पाइडर्स? जोरियन ने उकसाया। हाँ, टेविन ने हिचकिचाते हुए कहा। जाहिर है उसे एहसास हो गया कि उसे शायद इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। स्पाइडर्स? तुम्हें पता है वो बालों वाले 8 पैरों वाले? टेविन, जोरियन ने चेतावनी दी। अरे छोड़ो ना रोच, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, टेविन गिड़गिड़ाई। मैं कसम खाती हूँ कि ये इतना खतरनाक नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। हम उन टनल्स में सैकड़ों बार गए हैं और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। हम तुम्हारी आसानी से रक्षा कर सकते हैं। सैकड़ों बार? जोरियन ने शक से पूछा। खैर कम से कम 1 दर्जन बार। उसने हार मान ली। जोरियन उसे मना करने ही वाला था जैसा वो आमतौर पर इस मोड़ पर करता था, लेकिन फिर वो रुक गया। वो शायद कम से कम 1 हफ्ते तक कुछ भी खास काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके और जैक के बीच एक सोल बॉन्ड की संभावना उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। सीवरों के बीच से एक अच्छी और ध्यान भटकाने वाली सैर शायद वही चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। ठीक है, उसने कहा। सच में? वो खुशी से चीखी। हाँ सच में। जोरियन ने पक्का किया, बस मुझे बता दो कि कल कहाँ मिलना है, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। कुछ मिनटों बाद टेविन चली गई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, और दोस्त होने के लिए उसके गाल पर चूमकर जहां भी वो जा रही थी चली गई। उसने पूछा नहीं, क्योंकि वो उसके चुमने से काफी सदमे में था, चाहे वो कितना भी मासूम रहा हो। वो खुद पर थोड़ा गुस्सा था कि वो गाल पर एक छोटे से चुंबन से इतना प्रभावित हो गया, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपने मन के साथ बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। आखिर वो उसकी पुरानी क्रश जो थी। उसने फैसला किया कि आज के लिए उसका बहुत हो गया, और उसने अपने पास रखे स्लीपिंग पोशंस में से एक पी लिया। उम्मीद थी कि एक अच्छी नींद के बाद चीजें ज्यादा साफ नजर आएंगी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसका दिमाग लाइब्रेरी जाने के बाद के मुकाबले थोड़ा ज्यादा शांत था, और चीजें उतनी बेकार नहीं लग रही थीं जितनी एक दिन पहले लग रही थीं। वो बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच रहा था, और उसे और जानकारी की जरूरत थी। उसका मन हुआ कि आज की क्लासेस छोड़ दे और लाइब्रेरी में एक और कोशिश करे, लेकिन उसे शक था कि उसके पास रिसर्च करने का हुनर और वैसी एक्सेस लेवल नहीं है कि वो सोल बॉन्ड्स जैसे किसी रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक को सही से समझ सके। और इसके अलावा उसकी क्लास में कोई ऐसा था जिससे उसे हर हाल में बात करनी थी, ब्रियाम, वो लड़का जिसके पास फायर ड्रेक फेमिलियर था। पक्का कोई ऐसा जो पहले से ही किसी के साथ सोल बॉन्डेड है, भले ही वो किसी दूसरे इंसान के बजाय एक जादुई जानवर के साथ हो। वो उसे उन बेकार चीजों के बारे में ज्यादा बता सकता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें तुम्हारा खुद का फायर ड्रेक दे दिया है, उसने ब्रियाम के बगल में बैठते हुए और फायर ड्रेक की डरावनी फुफकार को नजरअंदाज करते हुए सहज भाव से कहा। किसी वजह से उस बदमिजाज जानवर ने पिछली रीस्टार्ट्स में उस पर कभी हमला करना ठीक नहीं समझा था, इसलिए उसे नहीं लगा कि वो अब शुरू करेगा। क्या वो अभी से तुम्हारा फेमिलियर बन गया है? हाँ, ब्रियाम ने मान लिया। वो इस बात से काफी खुश दिख रहा था। सच तो यह है कि मेरा उसके साथ इसी गर्मियों में बॉन्ड बना है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इसे समझने लगा हूँ। अजीब? जोरियाम ने पूछा। कैसे? बस वो बॉन्ड वहाँ महसूस होता है, तुम्हें पता है ना, ब्रियाम ने कहा। तो बॉन्ड को महसूस किया जा सकता है, जोरियान ने अंदाजा लगाते हुए कहा, अपनी खुशी ना दिखाने की कोशिश करते हुए। उसे खुद कुछ महसूस नहीं हो रहा था। क्या ये नॉर्मल है? क्या वो हर कोई जो सोल बॉन्डेड है अपने बॉन्ड को महसूस कर सकता है? नहीं, हर कोई नहीं, ब्रियाम धीरे से हंसा। सिर्फ बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, और किसी को पक्का नहीं पता कि क्यों। हालांकि मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ। जोरियान में अपना गुस्सा दबाया। वो उम्मीद कर रहा था कि उसे कोई बॉन्ड महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कोई बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन साफ तौर पर यह कोई सबूत नहीं था। सत्यानाश। तुम्हें पता है, जोरियान ने कोशिश की, मेरी हमेशा से फेमिलियर्स और सोल बॉन्ड्स में एक पढ़ाई लिखाई वाली दिलचस्पी रही है। शुक्र है कि ब्रियाम को जोरियान की दिलचस्पी में कुछ भी शक वाला नहीं लगा, और उसने खुशी खुशी जोरियान की जिज्ञासा शांत की। ब्रियाम के मुताबिक सोल बॉन्ड स्पेल असल में एक तरह की रस्म, रिचुअल थी, जिसे ठीक से करने में कम 10 मिनट लगते थे, और आमतौर पर उससे ज्यादा। ये ऐसी
चीज़ नहीं थी जिसे तुम किसी आम जादू की तरह तुरंत कर सको। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल बेखबर होते थे उन्हें भी कुछ हफ्तों के बाद कुछ महसूस होने लगता था जब वो बॉन्ड उन लोगों के साथ ठीक से जुड़ जाता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो उसने अब तक टाइम लूप में महसूस की थी, जिन्हें बनते हुए सोल बॉन्ड की निशानियां कहा जा सकता था। लेकिन ये कहना मुश्किल था कि उसमें से कितना बस उस पागलपनी भरी स्थिति की वजह से था जिसमें वो खुद फंसा हुआ था। ब्रियाम ने जो बताया था कि क्या होना चाहिए, उसके मुकाबले इसके असर बहुत कमजोर थे। उदाहरण के लिए उसकी मैना रिजर्व्स टाइम लूप के शुरुआत के मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ये बढ़ोतरी कोई खास नहीं थी। ये उतनी ही आसानी से उसके लगातार किए जाने वाले कॉम्बैट मैजिक के अभ्यास की वजह से भी हो सकता था, बजाय इसके कि सोल बॉन्ड उसकी रूह को जैक की रूह के जैसा बनाने के लिए मोड़ दे। वो स्पेल जो उस लिच ने उन पर डाला था वो पक्का कोई रिचुअल नहीं था, लेकिन फिर से सोचा जाए तो वो एक लिच था। किसे पता कि उस जैसे जीव के पास किस तरह का जादू हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि वो खुशकिस्मत था। उसके और जैक के बीच का रिश्ता या तो बहुत कमजोर था या फिर किसी अलग तरह का था, या शायद वो सिर्फ आधा बना हुआ था। ब्रियाम के मुताबिक उस बॉन्ड को पूरा बनने के लिए शारीरिक नजदीकी और आपस में बहुत ज्यादा मेलजोल की जरूरत होती थी। यही वजह थी कि वो इस समय अपने फायर ड्रेक को हर जगह अपने साथ लेकर घूम रहा था। इस बात को देखते हुए कि उसने अब तक के रीस्टार्ट्स में से सिर्फ एक में जैक से बात की थी और वो लड़का लगभग अपना सारा रीस्टार्ट्स का समय सियोरिया से बाहर बिताता था, तो मुमकिन है कि उस बॉन्ड को कभी पक्का होने का मौका न मिला हो। अगर ऐसा है तो उसे कभी पूरा नहीं बनने देना चाहिए। वो अब से उस दूसरे टाइम ट्रैवलर से दूर रहेगा जब तक कि वो ये न समझ ले कि आखिर हो क्या रहा है, जिसमें सच कहें तो काफी समय लग सकता है। उम्मीद है कि जैक को जितना हो सके नजरअंदाज करने का उसका विचार उसे इस बीच उस बॉन्ड के पूरे काबू में आने से बचा लेगा। उसे वाकई अपने लिए एक पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए। अब तक वो चीजों को बिना किसी ढंग से सीख रहा था। जहां तक उसे पता था कोई जल्दी नहीं थी और उसे वैसे भी नहीं पता था कि कहां से शुरू करना चाहिए। इसके अलावा वो टाइम लूप से बाहर निकलने से पहले एक मेज के तौर पर थोड़ा और काबिल बनना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हालांकि उस तरह का बिना तैयारी का तरीका अब सही नहीं था। वो उस सोल बॉन्ड को जल्द से जल्द तोड़ना चाहता था और इसका मतलब था जितनी जल्दी हो सके टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। लेकिन उसे किसी और समय के लिए रुकना होगा, क्योंकि उसकी शाम को टाइवेन और उसके दोस्तों के साथ एक मुलाकात तय थी। वो इसके लिए दोबारा क्यों मान गया? ओह हाँ, टाइवेन ने बहुत ही गलत समय चुना था और वो पल भर के लिए पागल हो गया था। उसे कम से कम ये करने के बदले उससे कोई एहसान ले लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है। टाइवेन ने चिढ़ाने वाली हद तक दूर की जगह चुनी थी, इसलिए जोरियान को काफी लंबा पैदल सफर करना था। जाहिर तौर पर सियोरिया के एक पार्क में शतरंज खेलने वालों के मिलने की एक जगह थी और टाइवेन का एक दोस्त वहाँ अक्सर जाता आता रहता था। वो असल में पहले कभी नहीं गया उस खास पार्क में, लेकिन वहाँ जाने वाला रास्ता थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। कुछ मिनटों बाद उसे समझ में आया कि ये जाना पहचाना क्यों था जब वो पार्क के अंदर एक छोटे से पुल पर पहुंचा। ये वही जगह थी जहां वो एक रोती हुई छोटी बच्ची से मिला था जिसकी साइकिल नदी में गिर गई थी, तब जब उसे टाइम लूप के बारे में पता नहीं था। अब सोच रहा हूं तो वो इसके बाद इस जगह कभी नहीं आया, है ना? इसकी कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से पता था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो उसके रास्ते में रुकावटें आएंगी। उसने जिज्ञासा के साथ उस हिस्से को देखा जो पुल के नीचे नदी का हिस्सा था, ये देखने के लिए कि क्या वो साइकिल अब भी वही है। जैसा कि उम्मीद थी वो वहां नहीं थी। कल की भारी बारिश ने नदी को एक डरावने बहाव में बदल दिया था और साइकिल पक्का लहरों के साथ बह गई होगी। वो छोटी बच्ची इस बार वहां नहीं थी, बेशक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो पुल पर अकेला था। वहां एक छोटी सी बिल्ली थी, शायद बहुत छोटी, जो नदी के तेज पानी को बेबसी से देख रही थी। जोरियान आमतौर पर जानवरों की हालत को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता था, लेकिन जब बिल्ली उसकी तरफ मुड़ी और उनकी नजरें मिली तो उसे अचानक बहुत ज्यादा उदासी और कुछ खो जाने का गहरा एहसास हुआ। इस अनुभव से घबराकर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जल्दी से उस अजीब बिल्ली को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार लगभग 30 मिनट तक पार्क में भटकने के बाद उसे वो जगह मिल गई। टाइवेन को किसी दिन सही रास्ता बताना सीखना चाहिए। वो काफी शांत जगह थी, हालांकि वहां लगभग सिर्फ बूढ़े लोग थे, मतलब बहुत ही ज्यादा बूढ़े लोग। टाइवेन का टीनेज का ग्रुप वहां बिल्कुल अलग ही चमक रहा था, लेकिन उनके आसपास के किसी भी बूढ़े आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए जोरियान ने भी इस पर ध्यान न देने का फैसला किया और सावधानी से उनके करीब पहुंचा। टाइवेन के बाकी दोस्त सख्त और हट्टे कट्टे लड़के थे जो किसी मेज स्कूल के बजाय बॉक्सिंग रिंग में ज्यादा सही लगते। उनमें से एक इस समय अपने सामने रखे शतरंज के बोर्ड को घूर रहा था और अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था, जबकि टाइवेन और दूसरा लड़का उसके दोनों तरफ बैठे थे। टाइवेन साफ तौर पर बेताब और बुरी तरह बोर हो रही थी। एक मोड़ पर तो उसने समय बिताने के लिए बोर्ड से एक मोहरा छीनने की भी कोशिश की, लेकिन खिलाड़ियों ने उसे रोक लिया। दूसरा लड़का ज्यादा शांत था और एक शिकारी कुत्ते की तरह सुस्ती से अपने आसपास हर चीज को देख रहा था। ये दूसरा लड़का ही था जिसने उसे देखा और बाकी दोनों को उसकी तरफ इशारा किया। रोज,
टाइवेन ने हाथ हिलाया। भगवान का शुक्र है, मुझे डर लग रहा था कि तुम कभी नहीं आओगे। मुझे देर नहीं हुई थी, जोरियान ने विरोध किया। खैर, पिछली बार मिलने के बाद से तुम्हें बिल्कुल आखिरी समय पर आने की आदत हो गई है, उसने इल्जाम लगाया। लेकिन जो भी हो, रोज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इन दो चेलों ग्रंट और मंबल से मिलो। ग्रंट, मंबल, ये मेरा अच्छा दोस्त रोज है। जोरियान ने अपनी आंखें घुमाई। कम से कम वो अकेला नहीं था जिसे ऐसा बेवकूफ़ी भरा नाम मिला। सत्यानाश, मैंने तुमसे कहा था कि हमें इस तरह मत मिलवाया करो, एक लड़के ने विरोध किया। अगर जोरियान सही समझ रहा था तो उसने ऐसा बस आदत की वजह से कहा था, ना कि इसलिए कि उसे उम्मीद थी कि टाइवेन सुधर जाएगी। उसने आह भरी और जोरियान की तरफ मुड़ा। नमस्ते बच्चे, मैं उरेक हूँ और जो शतरंज खेल रहा है वो ओरान है। हमारी इस तरह मदद करने के लिए धन्यवाद। हम पक्का करेंगे कि तुम्हें कुछ न हो, इसलिए किसी चीज की चिंता मत करना। शतरंज खेलने वाले ने एक आवाज निकाली, शायद सहमति में। तो पक्का यही ग्रंट होगा। मैं जोरियान हूँ, उसने वापस कहा। उस बंदे ने उसे अपना सरनेम नहीं बताया था तो वो अपना क्यों बताए? सही है, टाइवेन ने जोश से कहा। मिलना जुलना हो गया तो चले? तब तक नहीं जब तक मैं ये राउंड खत्म न कर लूं, शतरंज खेलने वाले ने सपाट आवाज में कहा। टाइवेन के कंधे हार मानकर झुक गए। मुझे इस गेम से नफरत है, टाइवेन चिढ़ते हुए बोली। बैठ जाओ रोज, इसमें समय लग सकता है, जोरियान ने चिढ़कर अपनी जुबान से आवाज निकाली। पहली बार जोरियान को टाइवेन की बेताबी सही लग रही थी। उसे भी शतरंज कुछ खास पसंद नहीं था। डंजन एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। इसे अंडरवर्ल्ड, लैब्रिंथ और लाखों दूसरे नामों से भी जाना जाता था। और ये गुफाओं और सुरंगों का एक बहुत ही फैला हुआ जाल था जो जमीन के नीचे चलता था। पहली नज़र में ये जगह किसी भी मेज के सपने के सच होने जैसी लगती थी। जैसे जैसे कोई डंजन की गहराइयों में नीचे उतरता था, आसपास की माना बढ़ती जाती थी और नीचे के स्तरों में शानदार जादुई गुणों वाले जरूरी खनिज भरे हुए थे। बदकिस्मती से मेजेस उन बहुत से जीवों में से सिर्फ एक थे जो ऐसे माहौल में फलते फूलते थे। सुरंगों में हर तरह के मॉन्स्टर्स रहते थे और कोई जितना गहरा जाता वे उतने ही मजबूत और अजीब होते जाते थे। यहाँ तक कि सबसे महान आँख मेजेस को भी डंजन की खोज करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि वे बहुत ज्यादा गहराई में न चले जाएं, कहीं उनका सामना किसी ऐसी चीज से ना हो जाए जिसे हराने की उनमें कोई उम्मीद ना हो। सायोरिया ने बहुत से दूसरे शहरों की तरह शहर बनते समय अपने नीचे मौजूद डंजन का फायदा उठाया। डंजन के सबसे ऊपरी हिस्से से किसी भी हमला करने वाली या खास तौर पर खतरनाक चीज को हटा दिया गया और फिर उसे व्यवस्थित तरीके से गहरे स्तरों से अलग कर दिया गया। फिर इन सुरंगों को शेल्टर्स, स्टोरेज स्पेसेस, फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स और शहर के सीवर सिस्टम में बदल दिया गया। इंसानी बस्तियां इतनी लंबी समय से डंजन को सीवर की तरह इस्तेमाल कर रही थीं कि ऊजेज और अन्य मॉन्स्टर्स की कई प्रजातियां खास तौर पर इस माहौल का फायदा उठाने के लिए ढल गईं और इंसान अक्सर उन्हें एक शहर से दूसरे शहर ले जाते थे जब वे नई बस्तियां बसाते थे। बेशक डंजन के गहरे हिस्सों से इस ऊपरी परत का अलगाव कभी भी 100% सफल नहीं रहा, खासकर इसलिए क्योंकि डंजन के कई निवासी खोदने में बहुत माहिर थे। पूरी चीज को ठीक से काम करते रहने के लिए नियमित देखभाल यानी मेंटेनेंस की जरूरत थी। सायोरिया की डंजन की सीमा के बारे में सब जानते थे कि इसमें एक स्पंज से भी ज्यादा छेद थे। ये काफी नया शहर था और यहाँ का डंजन खास तौर पर बहुत फैला हुआ था। ये बहुत बड़ा और बहुत तेजी से बढ़ गया और परतों के बीच का सही अलगाव कभी पूरा नहीं हो पाया। शायद यही वजह थी कि हमलावर शहर में मॉन्स्टर्स की एक पूरी सेना लाने में कामयाब रहे, उन्हें सीधे सुरंगों से बाहर निकालकर। हालांकि हमलावरों ने डीप डंजन का नक्शा इतनी अच्छी तरह कैसे बनाया कि उन्हें सेना के गुजरने के लिए पर्याप्त बड़ा रास्ता मिल गया, ये कोई नहीं जानता। जोरियन ने सोचा कि ये इस बात का एक और उदाहरण है कि दुश्मन कितनी बेवकूफ़ी भरी हद तक अच्छी तैयारी के साथ आया था। साफ खतरे के बावजूद जोरियन टाइविन के पीछे सुरंगों में जाने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं था। सायोरिया का अंडरग्राउंड दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह नहीं थी, लेकिन ये किसी भी तरह से मौत की सजा जैसा भी नहीं था और उसे शक था कि हमलावर इस समय वहां होंगे, क्योंकि शहर के ठीक नीचे रहने वाले मॉन्स्टर्स की एक विशाल सेना को छिपाना बिल्कुल नामुमकिन था, चाहे हमला करने वाले कितने भी अच्छे क्यों ना हो। उन्हें पकड़े जाने से बचने के लिए हमले के दिन ही अपना रास्ता चुनना पड़ता। बेशक अगर उसके पास उसके कॉम्बैट मैजिक के लिए कोई फोकसिंग आइटम होता तो वो बेहतर महसूस करता, लेकिन इस समय वो उसकी पहुंच से बाहर था। नोरा की ट्यूशन को छोड़कर वो अभी भी स्पेल फॉर्मूलाज में इतना अच्छा नहीं था कि खुद से एक बना सके, और वो बिना परमिट के उसे खरीद भी नहीं सकता था। बदकिस्मती से उसके मालिक को जोरियन जैसा भरोसा नहीं लग रहा था। ये चौथा सदस्य है जो तुम्हें मिला? बूढ़े आदमी ने अविश्वास के साथ पूछा। क्या ये अभी ग्रेजुएट भी हुआ है? जोरियन ने उस नाक मुंह से कोड़ने वाले आदमी को अपनी तरफ अनदेखा करते हुए हाथ हिलाते देखा और तुरंत समझ गया कि टाइविन उस आदमी से क्यों चिढ़ी हुई थी। अगर वो आदमी नतीजे देने की उनकी काबिलियत को लेकर इतना परेशान था तो उसने अपनी उस घड़ी को वापस पाने के लिए किसी असली प्रोफेशनल को काम पर क्यों नहीं रखा? ओ, सही कहा, वो जहां मदद ढूंढ रहा था उसे देखते हुए टाइविन और उसका ग्रुप सबसे अच्छा था जिसकी वो उम्मीद कर सकता था।
काम अपने आप में काफी आसान था। वो बूढ़ा आदमी दो बड़े बड़े मकड़ों से भागते समय सुरंगों में अपनी जेब वाली घड़ी खो बैठा था और अब वे उसे वापस लाना था। उस बूढ़े आदमी ने उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन जब वो उस जगह वापस गया जहां उसने उसे गिराया था तो वो वहां नहीं थी। व्यक्तिगत तौर पर जोरियन को यकीन था कि उसे किसी ऊज या सुरंगों में रहने वाले किसी धातु खाने वाले जीव ने खा लिया होगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जिद कर रहा था कि वो अभी भी सही सलामत है और मकड़ों के कब्जे में है। उसे ये कैसे पता था, ये कोई नहीं जानता। बहुत से मकड़े, चाहे बड़े हों या छोटे, एक घड़ी का क्या करेंगे? क्या वे नीलकंठ पक्षियों की तरह चमकीली चीजों को इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि वे चमकती हैं? नोप, जोरियन ने पूरी तरह बिना किसी पछतावे के कहा। मैं तीसरे साल में हूँ। एक तीसरा साल? वो आदमी चिल्लाया। और तुम्हें लगता है तुम वहां जिंदा बच पाओगे? क्या तुम्हें कोई कॉम्बैट मैजिक आता भी है? श्योर डू, जोरियन ने तुरंत पक्का किया। मैजिक मिसाइल, शील्ड और फ्लेम थ्रोअर। बस इतना ही? जितने पैसे दोगे उतना ही काम मिलेगा, जोरियन ने कंधे उचकाते हुए कहा। देखो, तुम्हारी दिक्कत क्या है? टाइविन ने बीच में टोका। हम 4 लोग हैं और वो 2 बड़े बड़े मकड़े। उनके लिए तो मैं अकेले ही काफी होती। सिर्फ इसलिए कि मेरा सामना सिर्फ 2 से हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां और नहीं है, वो आदमी गुर्राया। मैं नहीं चाहता कि तुम उन चीजों के पूरे झुंड में पहुंच जाओ और मारे जाओ। वे चीजें बहुत तेज हैं और चुपके से आती हैं। मुझे तब तक उनके बारे में पता नहीं चला जब तक वे बिल्कुल मेरे सिर पर ना आ गई। मैं खुशकिस्मत हूं कि जिंदा हूं और तुम चारों से बात कर रहा हूं। खैर, हमारे पास 4 जोड़ी आंखें हैं। हम एक दूसरे के पीछे का ध्यान रखेंगे तो गुड लक अगर वे हम पर चुपके से हमला कर सके। मुझे नहीं लगता कि तुम आखिरकार हमें ये बताओगे कि तुम्हारी उस खोई हुई घड़ी में ऐसा क्या खास है। ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, उसने पलटकर जवाब दिया। ये कीमती या वैसा कुछ नहीं है, बस इसे वापस पाने की मेरी कुछ अपनी यादें जुड़ी हैं। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि ये बच्चा सही है। जो इनाम मैं दे रहा हूं उसे देखते हुए मुझे जो मिल सकता था मैंने ले लिया। बस लापरवाही मत करना। मैं नहीं चाहता कि जब मैं आखिरकार मरूं तो बच्चों की जान का बोझ मेरी रूह पर हो। कुछ मिनटों और बहुत सी बेकार की बहस के बाद टाइविन आखिरकार उन सबको पास के डंजन प्रवेश द्वार की तरफ ले गई। वहां गार्ड तैनात थे, लेकिन टाइविन के पास अंदर जाने का परमिट था और वो लोगों को अपने साथ वहां ले जा सकती थी, इसलिए उन्हें जाने की आज्ञा मिल गई। ये कम से कम तसल्ली देने वाली बात थी। इसका मतलब ये था कि परमिट ऑफिस में किसी ने टाइविन को इतना काबिल समझा था कि वो अपने साथ मेरे जैसे गैर लड़ाकू लोगों को वहां सुरक्षित रख सके। जाहिर है कि जब उसने कहा था कि वो उसकी रक्षा कर सकती है तो वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही थी। सुरंगें खुद में जोरियन की कल्पना से कहीं कम डरावनी थी, या कम से कम ये वाला हिस्सा तो वैसा ही था। पत्थर की साफ दीवारें और चूहे इधर उधर घूमने के अलावा कुछ भी खतरनाक नहीं था। गलियारों के पत्थर रोशनी को काफी अच्छी तरह से लौटा रहे थे, इसलिए उनके ऊपर तैरती 4 लैंटर्न्स। टाइविन ने जिद की थी कि वे सभी एक एक जलाएं और उन्हें एक दूसरे से दूर रखें, ताकि अगर उनका सामना किसी ऐसी चीज से हो जो उन्हें बुझा सके तो वे तुरंत अंधेरे में न डूब जाएं। सुरंगों को काफी अच्छी तरह से रोशनी कर रही थी। बदकिस्मती से ना तो उस खोई हुई घड़ी का कोई पता था और ना ही उन बड़े मकड़ों का। टाइविन को लगा था कि एक साधारण लोकेट क्रीचर स्पेल से मकड़ों को ढूंढना आसान होगा, और वो उलझ गई जब वो स्पेल और बाकी सभी डिविनेशंस जो उसने आजमाई बेकार हो गईं। जैसा कि पता चला, टाइविन और उसके 2 दोस्त कॉम्बैट मैजिक में जरूरत से ज्यादा माहिर थे और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब उनकी शुरुआती डिविनेशन की कोशिशें नाकाम हो गईं तो घड़ी या मकड़ों को कैसे ढूंढा जाए। आखिरकार उन्होंने बस इधर उधर घूमने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वे मकड़ों के ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। बीच बीच में वे बिना किसी असर के डिविनेशंस दोहराते रहे। लगभग 2 घंटे बाद जोरियन हार मानने के लिए तैयार था। वो बस यही सुझाव देने ही वाला था कि वे हार मान लें और कल वापस आएं। तभी उसे अचानक बहुत ज्यादा नींद आने लगी। एक मेज होने के लिए मानसिक अनुशासन की बहुत जरूरत होती थी। माना को सही आकार देने के लिए एकाग्रता और मनचाहे नतीजे को साफ देखने की काबिलियत चाहिए थी। इस नाते सभी मेजेस एक हद तक माइंड मैजिक और मन को निशाना बनाने वाले दूसरे प्रभावों को रोकने की हिम्मत रखते थे। यही एकमात्र वजह थी कि जोरियन अभी भी जागा हुआ था और नींद वाले स्पेल से पागलों की तरह लड़ रहा था, बजाय इसके कि वो गहरी नींद में जमीन पर गिर जाता। उसने अपने सामने टाइविन और उसके एक दोस्त को लड़खड़ाते हुए देखा, जो कि वो भी उस स्पेल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरा लड़का पहले ही फर्श पर गिर चुका था। उसने 1 या 2 सेकंड तक उस स्पेल से संघर्ष किया और फिर नींद का असर बस हट गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यादों और तस्वीरों के एक बहाव ने उसे अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, जो सीधे उसके दिमाग में घुस रहे थे। उलझन। उसे अपनी एक याद आई जिसमें वो स्पेल फॉर्मूला की एक बहुत ही पेचीदा समस्या को देख रहा है और चिढ़कर अपनी मेज पर अपना पेन तपतपा रहा है। पानी के 2 तैरते हुए गोलों की एक तस्वीर जो पानी की बहती जहराओं से जुड़े हुए हैं। एक वॉर ट्रोल की एक अजीब सी याद जो मकड़ी के जालों से बनी कोमल सफेद दीवारों को फाड़ रहा है। एक सवाल, क्या तुम? ये आवाज उसके दिमाग में गूंजी और फिर तस्वीरों और अजीब यादों के एक और भयानक संग्रह में बदल गई। ये बहाव एक पल के लिए कम हुआ, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। फिर ये शुरू हो गया। चिढ़। मुझे लगा था कि तुम
भाईचारा, बिना रोशनी वाली खाइयों में फैले हुए जाले, उनके अंदर फंसे हुए रोशनी के गोले। तुम मुझे समझते नहीं हो, है ना? उदासी, तरस और भी ज्यादा चिढ़, हार मान लेना। तस्वीरों का वो बहाव अचानक उसके दिमाग पर हमला करना बंद कर दिया। जोरियन ने अपना सिर पकड़ लिया ताकि उसके दिमाग में होने वाले तेज दर्द को कम कर सके और चारों ओर देखा। टाइविन और उसके तीनों दोस्त बेहोश थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उनके हमलावर का कहीं कोई पता नहीं था। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। ये फैसला करते हुए कि सबसे अच्छा विचार यही होगा कि इससे पहले कि कोई चीज उन्हें खत्म करने का फैसला करे, वे वापस ऊपर पहुंच जाएं। जोरियन ने तुरंत फ्लोटिंग डिस्क स्पेल डाला और अपने तीनों बेहोश साथियों को उसके ऊपर लिटाते हुए डंजन के प्रवेश द्वार की तरफ तेजी से भागने लगा। उसने बस यही उम्मीद की कि कल तक उसके सिर का दर्द ठीक हो जाए। बहुत उलझन में जागा। उसका एक हिस्सा सोच रहा था कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा इस बात पर हैरान था कि वो सिरिन में किरियल के गुड मॉर्निंग कहने के साथ नहीं जागा, जैसा कि हर बार दोबारा शुरू होने पर होता था। कुछ सेकंड बाद उसका दिमाग साफ हुआ और उसे याद आया कि कल क्या हुआ था। वो दोबारा शुरू नहीं हुआ क्योंकि वो सुरंगों में मरा नहीं था, बस उसका दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। ये असल में मरने से कहीं ज्यादा चिंता की बात थी, क्योंकि दिमाग की कोई भी चोट अगले रीस्टार्ट्स में भी साथ करती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई पक्का नुकसान नहीं हुआ है। उसे धुंधला सा याद था कि डॉक्टर ने भी कल यही नतीजा निकाला था जब उसे लाया गया था, इससे पहले कि उसने उसे इस कमरे में भेज दिया और सोकर थकान उतारने के लिए कहा। कैसा डॉक्टर है, उसे उसके लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी। वो सोच रहा था कि टेविन और उसके दो दोस्त कैसे हैं। वे अभी भी पूरी तरह बेहोश थे जब वो डंजन के गेट से लड़थड़ाते हुए बाहर निकला था और गार्ड्स उन सबको पास के हॉस्पिटल ले गए थे। आखिरकार जाग गए। दरवाजे से इल्सा की आवाज आई। क्या तुम बात करने की हालत में हो या मैं बाद में आऊं? मिस जिलेटी, जोरियन ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे छात्र के तौर पर अकेडमी कानूनी मामलों में तुम्हारी तरफ से बात करने के लिए पाबंद है, इल्सा ने उसके बिस्तर के पास आते हुए कहा। ये मामला उसी में आता है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, जोरियन ने कंधे उचकाते हुए कहा। अब तो उसका सिरदर्द भी ठीक हो गया था। जब आप मुझसे पूछताछ खत्म कर लेंगी तो मैं घर जा सकता हूँ। पूछताछ? इल्सा ने पूछा। तुम्हारे कहने के तरीके से ये काफी डरावना लग रहा है। मैं तुमसे पूछताछ क्यों करूंगी? मतलब, जोरियन थोड़ा हिचकिचाया। मेरे अनुभव में पुलिस गवाहों के साथ काफी सख्ती बरतती है, बस इसलिए कि वे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं और वैसा ही कुछ। एक पल के लिए जोरियन को लगा कि वो उससे पूछेगी कि उसे पुलिस के साथ ऐसा अनुभव कहाँ से मिला, लेकिन इसके बजाय उसने बस अपना सिर हिलाया और हल्की हंसी हंसी। खैर, मैं पुलिस नहीं हूँ, इल्सा ने कहा। हालांकि मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या हुआ था। तुम्हारे दोस्तों को कुछ खास याद नहीं है, क्योंकि हमले की शुरुआत में ही उन पर नींद वाला स्पेल लग गया था। क्या वे ठीक हैं? जोरियन ने पूछा। हाँ, इल्सा ने पक्का किया। वे कल बिना किसी बुरे असर के जाग गए थे। चिकित्सकीय दृष्टि से तुम्हारी चोटें कहीं ज्यादा गंभीर थीं। उन्होंने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चोट उनके घमंड को लगी है। एक तीसरे साल के छात्र ने उस स्पेल का सामना कर लिया जिसे वे नहीं कर पाए, और उनकी जान बचाई। सिरियोरा के डंजन की सीमा बदनाम रूप से कमजोर है। अगर तुम न होते तो वे शायद सुबह तक मर चुके होते। जोरियन ने असहज होकर दूसरी तरफ देखा। क्या यही वजह थी कि टेविन ने हर रीस्टार्ट की शुरुआत में उसे साथ चलने का वो पहला बुलावा देने के बाद उससे कभी संपर्क नहीं किया? उसे लगा था कि वो पत्थर दिल हो रही है। आखिर उसने उस नींद वाले स्पेल का सामना कैसे किया, जबकि टेविन और उसके दो दोस्त नहीं कर पाए? और उसके बाद जो हुआ वो दर्दनाक और बुरा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई हमला नहीं था। उसका हमलावर उसे किसी भी समय खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करना चुना। वो शब्द, वो तस्वीरें, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इंसानों से ठीक से बात करना नहीं आता था। उन अजीब यादों के ढेर में जालों की संख्या को देखते हुए वे शायद मकड़े ही थे। हालांकि उसने कभी ऐसे समझदार मकड़ियों के बारे में नहीं सुना था जिनके पास दिमाग वाले जादू की ताकत हो। मुझे वाकई यकीन नहीं है कि क्या हुआ, जोरियन ने आखिरकार कहा। जब नींद वाला स्पेल बेकार हो गया तो अचानक मुझ पर तस्वीरों की बौछार होने लगी, जिससे मैं लगभग बेहोश ही होने वाला था। वो बहुत ही दर्दनाक और उलझन भरा था। जब वो रुका तो मैंने संभलने की कोशिश की ताकि अगले हमलों का जवाब दे सकूं, लेकिन 1 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई हमला नहीं हो रहा है और मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। मुझे अंदाजा नहीं है कि हमलावर क्यों रुक गए। इल्सा ने आवाज निकाली। इसकी बहुत सी मुमकिन वजहें हो सकती हैं। शायद किसी सोचे समझे हमले के बीच फंसने के बजाय तुम बस किसी ऐसे इंसान से टकरा गए जो दिखना नहीं चाहता था और उसने तुम्हें बेहोश करने की कोशिश की ताकि वो चुपके से निकल सके। शायद किसी ने सुरंगों के उस हिस्से में किसी वजह से कोई स्पेल ट्रैप लग छोड़ दिया था और तुमने उसे सक्रिय कर दिया। शायद लगातार 2 स्पेल्स का सामना करने की तुम्हारी हिम्मत ने उन्हें डरा दिया और वे चले गए। मुझे लगता है कि हमें शायद कभी नहीं पता चलेगा।
हाँ, ये सब जायज वजहें हैं। ये पक्का बड़े समझदार टेलीपैथिक मकड़े तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं। और ओ जोरियन, इल्सा ने आगे कहा, अगले आदेश तक तुम्हें सुरंगों में जाने की मनाही है। मैं समझती हूँ कि तुम एक दोस्त की मदद करना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये बेवकूफ़ी वाला काम था। जी प्रोफेसर, जोरियन मान गया, समझ गया। इल्सा के जाने के 10 मिनट बाद नर्स ने आकर उसे बताया कि वो घर जा सकता है। ये बहुत बोरियत भरा है, टेविन ने शिकायत की। जोरियन ने अपनी एक आंख खोलकर उसे घूर कर देखा। तुमने कहा था कि तुम इसकी भरपाई करना चाहती हो, उसने याद दिलाया। लेकिन मेरा मतलब था तुम्हें कुछ शानदार स्पेल्स सिखाना, न कि ये। उसने अपने सामने कंचों से भरे कटोरे को गुस्से से देखा। क्या मुझे कम से कम 1-2 तुम्हारे माथे पर निशाना लगाकर नहीं फेंकने चाहिए? मुझे शर्तिया यकीन है कि उस तरह तुम इसे सही करने के लिए और भी ज्यादा तैयार रहोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ढूंढूंगा और सोते समय तुम्हारा गला घोट दूंगा। जोरियन ने गुस्से से धमकी दी। वो इससे ये सब इसलिए करवा रहा था ताकि वो इस बेवकूफ़ी तरकीब का अभ्यास कर सके, बिना एक्सविम के तरीकों का दर्द सहे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कुछ सेकंड बाद उसने एक मैना चार्ज्ड कंचे को अपने चेहरे के करीब से गुजरते हुए महसूस किया, लेकिन वो ठीक से नहीं पहचान पाया कि वो किस कंधे के ऊपर से गया। बायां? उसने कोशिश की। नहीं, दायां, टेविन ने कहा। अब तुम बस अंदाजा लगा रहे हो, है ना? आज के लिए बस इतना ही रहने दो। जब तुम चिढ़ जाओगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। नहीं, मुझे बस खुद को शांत करने के लिए कुछ मिनट चाहिए, जोरियन ने आह भरी। टेविन इसके जवाब में झुंझलाई और उसने अपनी दोनों आंखें खोल दी ताकि वो उसे ठीक से घूर सके। तुम इस लेकर इतनी मुश्किल क्यों पैदा कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैं ये काम किसी और से नहीं करवा सकता, है ना? मैं किसी ऐसे को नहीं जानता जो अपने फेंकने का निशाना इतना सटीक रख सके, और उनमें से आधे घंटे से ज्यादा अपने रिजर्व्स खत्म किए बिना कंचों को चार्ज नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ, टेविन ने आह भरी। और मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे मदद मांगी। ये इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, उसके बाद तुम्हें पता है, लेकिन तुम मेरा सही से फायदा नहीं उठा रही हो। मेरा मतलब था कि मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। मेरी कंचे फेंकने की काबिलियत ही मेरा इकलौता हुनर नहीं है। मुझे पता है कि सिर्फ एक स्पेल से बेहोश हो जाने की वजह से मैं काफी बेकार लग रही होंगी, लेकिन मेरी बात सुनो। मैंने उस वजह से तुम्हें कभी बेकार नहीं समझा, टेविन, जोरियन ने आह भरी। लेकिन ठीक है, महान टेविन मेरे लिए क्या कर सकती है? तुम्हें लड़ना सिखा सकती है, बेशक। वो मुस्कुराई। जादुई तरीके से, उम्मीद है, जोरियन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। तुम्हें चेहरे पर पड़ने वाले घूसे के फायदे को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, यहाँ तक कि जादुई लड़ाई में भी। लेकिन हाँ, मेरा मतलब जादुई तरीके से ही था। क्या तुम सच बोल रहे थे जब तुमने उस बूढ़े आदमी से कहा था, जिसने हमें काम पर रखा था, कि तुम मैजिक मिसाइल, शील्ड और फ्लेम थ्रोअर चला सकते हो? बेशक, जोरियन ने कहा। खैर, चलो उन्हें देखते हैं। टेविन ने कमरे के दूसरी तरफ रखे 2 पुतलों की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हारे माता पिता को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं उनके ट्रेनिंग पुतलों को बर्बाद कर दूं? उसने अपनी आंखें घुमाई। मैंने तुम्हें अपने घर इसलिए बुलाया था ताकि हम यहाँ ट्रेनिंग कर सके। इस पूरे कमरे पर वार्ड्स लगे हैं, और खासकर उन पुतलों पर। तुम उन पर एक खरोच तक नहीं डाल पाओगे, मेरा भरोसा करो। कंधे उचकाते हुए जोरियन ने जल्दी से एक मैजिक मिसाइल छोड़ी, उसे छेदने वाले का आकार दिया और उसमें पीछा करने वाला गुण डाला ताकि वो पुतले के माथे पर ठीक बीच में लगे। पुतले का बिना चेहरे वाला लकड़ी का सिर उस वार की ताकत से पीछे की तरफ मुड़ गया, जैसे किसी असली इंसान की गर्दन कई जगहों से टूट गई हो, लेकिन फिर तुरंत अपनी पहले वाली जगह पर वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक अच्छा मैजिक मिसाइल था, टेविन ने तारीफ की। मुझे ये पसंद आया कि तुम बिना स्पेल फोकस के भी इसे चला सकते हो। मुझे लगा था कि ये पहली चीज होगी जो मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेगी। उसके हाथ हुनर के चक्कर में धुंधले से दिखने लगे। उसने मंत्र इतनी धीरे बोला कि उसे बमुश्किल सुनाई दिया। उसके हाथों से मैजिक मिसाइल्स का एक पूरा झुंड निकला, जो जोरियन के पियर्सर से कहीं ज्यादा रफ्तार से पुतले की तरफ बढ़ा और इतनी ताकत से टकराया कि वो अपने पैरों से उखड़ गया और पीछे की दीवार से जा लगा। हालांकि वे सिर्फ टकराने वाले थे, जोरियन जानता था कि वे उसके बनाए गए पियर्सर से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। अकेले में भी वो इस प्रदर्शन को करने की कोशिश में बिल्कुल भी थकी हुई नहीं लग रही थी। तो क्या ऐसा करने का कोई और मकसद था सिवाय ये जताने के कि तुम मुझसे कितनी आगे हो? जोरियन ने पूछा। एक साथ इतने सारे मैजिक मिसाइल्स चलाने से, यहाँ तक कि एक के बाद एक भी, मेरे रिजर्व्स तुरंत खत्म हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं जल्द ही तुम्हारा ये कारनामा दोहरा पाऊंगा। सच में? टाइवन ने पूछा। मुझे लगा था कि तुम्हारे माना रिजर्व्स भी तुम्हारे भाइयों की तरह बहुत बड़े होंगे। तुम एक बार में कितने मैजिक मिसाइल्स चला सकते हो? 11, जोरियन ने कहा, उसकी पहली बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। शुरुआत में ये 8 थे, लेकिन मैंने इन्हें थोड़ा बढ़ाया है। 8? टाइवन की आंखें फटी रह गईं। लेकिन ये तो लगभग औसत से भी कम है। जोरियन जानता था कि उस पर चिल्लाने से कुछ अच्छा नहीं होगा। वो टाइवन थी, वो बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती थी, और अगर आप उस बात से परेशान होते तो आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए थी।
क्या इसका मतलब ये है कि तुमने हार मान ली है और हमें वापस कंचों पर ध्यान देना चाहिए? उसने बनावटी खुशी के साथ पूछा। नहीं, वो चिल्लाई। नहीं, मैं बस हैरान थी और कुछ नहीं। मैं तुम्हें एक ही बार में कई मैजिक मिसाइल्स चलाना सिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि इतने छोटे माना रिजर्व्स के साथ ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें मात्रा के पीछे भागने के बजाय अपने हर स्पेल को असरदार बनाना चाहिए। मुझे अपना शील्ड और फ्लेम थ्रोअर दिखाओ, तब तक मैं कुछ और सोचती हूँ। एक पुतले को जलाकर राख करने की नाकाम कोशिश के बाद जोरियन ने जल्दी से एक शील्ड डाली, ये सोचकर कि उसका वजूद ही टाइवन के लिए काफी सबूत होगा। साफ तौर पर नहीं, क्योंकि उसने तुरंत अपनी बेल्ट से एक स्पेल रॉड निकाली और शील्ड पर एक छोटा सा बैंगनी गोला दागा। इस अचानक हुए हमले पर जोरियन की आंखें फैल गईं, लेकिन वो हमला ताकत की उस धुंधली सतह से टकराकर बिना नुकसान पहुंचाए बिखरकर बैंगनी धुएं के गुबार में बदल गया, जो जल्द ही पूरी तरह गायब हो गया। ये आखिर क्या था? जोरियन ने सवाल किया। मैं बस ये देख रही थी कि शील्ड टिक पाएगी या नहीं, टाइवन ने उसे बताया। ये स्पेल नुकसानदेह नहीं है, बस एक साधारण कलरिंग बोल्ट है जिसमें थोड़ी सी ताकत है। जोरियन उसे बताना चाहता था कि उसकी शील्ड एक ऐसे दुश्मन मेज के खिलाफ टिकी थी जो उसे वाकई मारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसने बस उसे एक चिढ़ी हुई नज़र देने का फैसला किया। आखिरकार टाइवन ने मान लिया कि वो इस समय और कुछ नहीं सोच सकती और बेमन से फिर से उसके कंधों के ऊपर कंचे फेंकने लगी। उसने हालांकि उसे साफ कर दिया कि वो आने वाले दिनों में अपने माता पिता से मदद लेगी और ट्रेनिंग का ये तरीका सिर्फ एक बार के लिए है। जोरियन हर सेशन में कम से कम 1 घंटे कंचे फेंकने की बात मनवाने में कामयाब रहा। इसके अलावा वो जो भी पागलपन भरी योजना बाद में सोचेगी। सच तो ये है कि इस समय कॉम्बैट मैजिक सिर्फ उसकी एक अतिरिक्त दिलचस्पी थी। उसे एहसास होने लगा था कि वो ऐसे ही अंधे की तरह आगे नहीं बढ़ सकता। जितना वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने से पहले अपनी जादुई पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता था, वो एक सोल बॉन्ड की पैदा होने वाली संभावना के खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो जितना लंबा अंदर रहेगा, उस बॉन्ड के पूरी ताकत के साथ सक्रिय होने की संभावना और उसकी इच्छा शक्ति और व्यक्तित्व को निगलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। उस पर हाल ही में हुए मानसिक हमले ने बस ये साफ कर दिया था कि टाइम लूप के अपने खतरे हैं और उन्हें हल्के में लेना गैर जिम्मेदाराना होगा। उसके दिमाग में एक कच्ची योजना बन रही थी। उसे टाइम लूप के बारे में वो सब कुछ पता लगाना था जो वो कर सकता था। ये कैसे बना, ये ठीक से कैसे काम करता है और वो इससे बाहर कैसे निकल सकता है। साथ ही जैक के साथ उसके रिश्ते की असलियत क्या थी और इस हमले का क्या मामला था। ये इत्तेफाक होने के लिहाज से बहुत ही सही समय पर हो रहा था, तो टाइम लूप के साथ इसका क्या संबंध था? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए डिविनेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इन्फिल्ट्रेशन में हुनर की ज़रूरत होगी, इसलिए उसकी ज़्यादातर कोशिशें इन्हीं चीज़ों पर होनी चाहिए। बेशक उसका इरादा अभी भी दूसरी चीज़ें सीखने का था, लेकिन ये 3 चीज़ें एक ज़रूरत और प्राथमिकता थी। उसे लाइब्रेरी में अपनी आधी अधूरी अप्रेंटिसशिप खत्म करनी होगी और टाइम लूप को पाबंदियों के अंदर रहते हुए उस काम की जितनी भी बारीकियां हो सके वो सीखनी होंगी। अकेडमी की लाइब्रेरी एक बहुत ही शानदार संसाधन था और उसे यकीन था कि अगर उसे उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं, तो उसे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। अब तक उसके इसे इस्तेमाल करने के प्रयासों का कोई खास नतीजा नहीं निकला था, लेकिन ये शायद उस विषय पर जानकारी की कमी के बजाय उसकी तरफ से अपर्याप्त अधिकार और रिसर्च करने की क्षमता का नतीजा था। उसे ये जानने की ज़रूरत थी कि लाइब्रेरी के सुरक्षित हिस्सों पर लगी सुरक्षा को कैसे पार किया जाए और एक बार अंदर पहुंचने के बाद वहां असरदार तरीके से कैसे खोज की जाए। और कैरीथेशली और इबेरी वहां पहुंचने का उसका सबसे अच्छा मौका थे। वो कल सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी में काम के लिए अप्लाई करेगा और हालांकि इस खास रीस्टार्ट में इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, उसे इल्सा पर अपना असर फिर से छोड़ना चाहिए और इस बार अपनी दिलचस्पी के तौर पर डिविनेशन को चुनना चाहिए। अगर इल्सा का चुनाव नोरा बूल के चुनाव जैसा थोड़ा भी प्रभावशाली हुआ, तो उसके लिए उस मुश्किल विषय को सीखने का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। और फिर जब वो अपने अपार्टमेंट की इमारत की सीढ़ियां चढ़ रहा था, सब कुछ काला हो गया और वो किरी के उसके ऊपर कूदने और उसे गुड मॉर्निंग कहने के साथ जागा। जाहिर है जैक फिर से मर गया था, इस बार तो रीस्टार्ट के कुछ ही दिनों बाद। उम्मीद है कि जैक जो भी कोशिश कर रहा था उसे जल्द ही समझ जाएगा, क्योंकि बिना किसी चेतावनी के दूसरे रीस्टार्ट में खींच लिया जाना बहुत जल्द ही उबाऊ हो सकता है। उसे जल्द ही पता चलने वाला था कि उसे वाकई ऐसे विचारों के साथ किस्मत को नहीं आजमाना चाहिए।
जोरियान की आंखें अचानक खुल गईं क्योंकि उसके पेट में तेज दर्द हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उस चीज के खिलाफ झुक गया जो उस पर गिरी थी, और अचानक वो पूरी तरह जाग गया। उसके दिमाग में नींद का नामो निशान नहीं था। गुड मॉर्निंग भाई। उसके ठीक ऊपर एक चिढ़ाने वाली खुशमिजाज आवाज आई, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। जोरियान गुस्से में गुर्राया और उसने किरियल को खुद से दूर धकेल दिया। 5वीं बार। ये 5वीं बार था जब ये रीस्टार्ट सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो गया था। जैक को कितनी बार मरना होगा इससे पहले कि उसे एहसास हो कि उसे कुछ समय के लिए पीछे हट जाना चाहिए और बाद में फिर से कोशिश करनी चाहिए। सच तो ये है कि जोरियान दूसरी कोशिश के बाद ही अपना तरीका बदल लेता। उसने अपने बिस्तर के पास से अपना चश्मा उठाया और किरियल के संभलने से पहले ही बाथरूम की तरफ तेजी से चला गया। ये छोटे और बिना किसी तय समय वाली रीस्टार्ट्स उसकी हर योजना को खराब कर रहे थे और उसकी एकाग्रता को भी तोड़ रहे थे। जब तक ये सब चल रहा था वो कुछ भी ठोस नहीं कर सकता था, सिवाय लाइब्रेरी में काम की किताबें ढूंढने के और ये उम्मीद करने की कि जैक खुद को बार बार मारना बंद कर दे। आखिर वो लड़का करने की क्या कोशिश कर रहा था? हालांकि उसे इसे लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आखिर ये सब और कितने समय तक चल सकता है? 10-15 रीस्टार्ट्स? हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा था। हाय रोच। जोरियान ने बिना कुछ बोले टेवियन को अंदर आने का इशारा किया और धीरे से दरवाजा बंद करके उसके पीछे चलने लगा। वो उसकी धीमी रफ्तार पर उसकी बेताबी महसूस कर सकता था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो जानबूझकर समय बिता रहा था, ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि क्या किया जाए। उसका पूरा इरादा उन अजीब टेलीपैथिक मकड़ों से बात करने का था जो सीवरों में रहते थे, लेकिन इस समय वहां जाना पागलपन था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे पिछली बार की तरह मिलनसार होंगे, और उनका माइंड मैजिक उन्हें टाइम लूप के अंदर भी खतरनाक बनाता था। उसे सियोरिया के अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले अपने दिमाग की रक्षा करने का एक तरीका चाहिए था, और अब तक उसे अकेडमी आर्काइव्स में सिर्फ एक ऐसा वार्ड मिला था जो जादू करने वाले के दिमाग की रक्षा करता था। बदकिस्मती से वो खास वार्ड दिमाग से जुड़ी हर चीज को रोक देता था, जिसमें दिमाग पर आधारित बातचीत वाले स्पेल्स भी शामिल थे। उसे इससे कुछ ज्यादा चुनिंदा चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो डंजन में उतरने को तैयार नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो टेवियन को वहां जाकर खुद को मरवा लेने देने से खुश था। उसे ठीक से नहीं पता था कि उसे परवाह क्यों है। व्यावहारिक नजरिए से देखा जाए तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ रीसेट हो जाएगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। फिर भी वो परेशान था, और चूंकि उसे हर कुछ दिनों में ये बातचीत बार बार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, तो वो उसे न जाने के लिए मनाने का कोई तरीका ढूंढ सकता था। उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये आसान होने वाला था। टेवियन शायद जैक से भी ज्यादा जिद्दी थी। तो टेवियन, जिंदगी कैसी चल रही है? उसने शुरू किया। बस ठीक ठाक, उसने आह भरी तो कहा। मैं एक अप्रेंटिसशिप पक्की करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तुम्हें तो पता ही है कैसा होता है। मैंने इस साल निर्थक को अपनी क्लास का असिस्टेंट बनाने के लिए मना लिया है, तो बस वही है। तुमने अपनी इलेक्टिव्स में से एक के तौर पर नॉन मैजिकल कॉम्बैट तो नहीं लिया था? नहीं, जोरियान ने मजे में जवाब दिया। अंदाजा था। टेवियन ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें वाकई इसे लेना चाहिए था। तुम्हें पता है, लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो कसरत करते हैं। हाँ, जोरियान ने समझदारी से सिर हिलाया। तुम यहाँ क्यों हो टेवियन? तुमने मुझे यहाँ ढूंढ लिया जबकि मैं कल ही यहाँ रहने आया था और किसी को नहीं बताया कि मेरा कमरा यहाँ कौन सा है। मुझे लगता है कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए डिविनेशन का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, टेवियन ने पक्का किया। ये करना काफी आसान है सच में। क्या इन कमरों में किसी तरह का बुनियादी वार्डिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए? जोरियान ने पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि ये आग से बचाव और बुनियादी पहचान वाले क्षेत्रों यानी डिटेक्शन फील्ड्स जैसी मामूली चीजें ही होंगी, ताकि स्टाफ को गलियारे में होने वाली लड़ाई और शैतान को बुलाने की कोशिशों वगैरह के बारे में चेतावनी मिल सके। टेवियन ने कंधे उचकाए। वैसे मैं यहाँ तुमसे कल एक काम पर मेरे और कुछ अन्य लोगों के साथ चलने के लिए आई थी। जोरियान ने कुछ नहीं कहा, शांति से सुनता रहा जब उसने अपना प्रचार यानी सेल्स पिच शुरू की। ये वास्तव में सोमवार को था, कल नहीं। टेवियन की कल की परिभाषा सामान्य परिभाषा से काफी अलग थी, लेकिन उसके अलावा वो स्थिति को समझाने में काफी ईमानदार थी। उसने यहाँ तक जिक्र किया कि इस बात की थोड़ी संभावना है कि उन्हें वहाँ कुछ बहुत बुरा मिल सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वो और उसके दोस्त वहाँ मिलने वाली किसी भी चीज का सामना करने में पूरी तरह काबिल हैं। सही है, किसी भी चीज का? जोरियान ने शक के साथ पूछा। तुम्हें पता है, मैंने जादुई मकड़ों की नस्लों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और वे काफी ताकतवर हो सकते हैं। एक अकेला ग्रे हंटर मेजेस के पूरे शिकारी दलों को खत्म करने के लिए जाना जाता है, और वे अपने सबसे बड़े आकार में भी एक इंसान से बड़े नहीं होते। फेस स्पाइडर्स सचमुच में तुम पर कहीं से भी झपट सकते हैं और तुम्हें अपनी पर्सनल पॉकेट डायमेंशन में खींच सकते हैं। कुछ नस्लें तो समझदार भी होती हैं और उनके पास माइंड मैजिक भी होता है। आखिरी वाली एक से ज्यादा मायनों में मजाक थी। डंजन का माहौल एक बहुत बड़ा रहस्य था, यहाँ तक कि उन मेजेस के लिए भी जो इसमें माहिर थे, और वहाँ घर बनाने वाले मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी बहुत कम थी। इसलिए शायद ये हैरानी की बात नहीं थी कि उसे अकेडमी लाइब्रेरी में समझदार टेलीपैथिक मकड़ों के बारे में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि इस काम में इबेरी और किरिथ हिशली की मदद लेने के बाद भी।
क्या ये सिर्फ उसे ही लग रहा था या अकेडमी लाइब्रेरी उसकी कल्पना से कहीं कम काम की थी? हर बार जब उसने कुछ ढूंढने की कोशिश की उसे निराशा ही मिली। फिर से सोचा जाए तो वो जिन चीजों के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा था वे अक्सर बहुत ही कम जानी पहचानी, लगभग गैर कानूनी या दोनों थी। ओह छोड़ो भी, टेवियन ने तिरस्कार से फुसकारा। इतने डरे हुए मत बनो, जैसे कि ऐसी चीज सियोरिया के ठीक नीचे हो सकती है। भगवान के लिए, हम डंजन की गहराइयों में नहीं उतर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिल्कुल भी जाना चाहिए, जोरियान ने जोर देकर कहा। मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। टेवियन ने अपनी आंखें घुमाई, उसकी आवाज में थोड़ी चिड़चिड़ाहट थी। मजेदार है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अंधविश्वासी होगे। टाइम लोगों को बदलता है, जोरियान ने गंभीरता से कहा, अपने पर्सनल मजाक पर मुस्कुराते हुए, और फिर अपने चेहरे को गंभीर बना लिया। लेकिन सच में मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम्हें खुद को मरवा लेना वाकई इसके लायक है? साफ तौर पर यह तरीका अपनाने का गलत अंदाजा था, क्योंकि टेवियन का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने सोचा कि उसने उसकी बात को एक मेज के रूप में उसके हुनर के अपमान के रूप में लिया। इससे पहले कि वो माफी मांगे और अपनी बात फिर से कहता, वो पहले से ही उस पर चिल्ला रही थी। मैं मरने वाली नहीं हूँ, टेवियन गुस्से में चिल्लाई। भगवान, तुम बिल्कुल मेरे पिता की तरह बात करते हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम्हें बस ऐसा कह देना चाहिए था, मुझे लेक्चर देने के बजाय। वो गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई और खुद से ही घमंडी लड़कों और वक्त की बर्बादी के बारे में बड़बड़ाने लगी। जोरियान ने अपना चेहरा सिकोड़ा जब टेवियन ने उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद किया। उसे पक्का नहीं पता था कि उसने उसकी बातों पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी, लेकिन साफ तौर पर काम के संभावित खतरे की तरफ इशारा करना बेकार रहा और सिर्फ उसे गुस्सा ही दिलाया। खैर, उसे वैसे भी पहली कोशिश में सफल होने की उम्मीद नहीं थी। हाय रोच, ये अच्छी बात है कि तुम आ गई टेवियन, जोरियान ने एक गंभीर चेहरे से कहा। अंदर आओ, हमें बहुत सी बातें करनी है। टेवियन ने उसके बर्ताव पर अपनी एक भौं ऊपर उठाई और फिर कंधे उचकाकर शान से अंदर चली गई। जोरियान ने खुद को एक गंभीर और डरावने रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि ये उसे प्रभावित करने के बजाय उसका मनोरंजन ज्यादा कर रहा था। तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने यहाँ आने का फैसला किया। बिल्कुल नहीं, जोरियान ने कहा। मुझे पता था कि तुम आ जाओगी, जैसे कि मुझे पता है कि तुम यहाँ मुझे सीवरों के एक काम में शामिल करने के लिए आई हो। ये कोई, टेवियन ने शुरू किया, लेकिन जोरियान ने उसकी बात बीच में ही काट दी, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती। सीवरों का एक काम, जोरियान ने दोहराया। शहर के नीचे डंजन की ऊपरी परत से कुछ बहुत ही खतरनाक मकड़ों की निगरानी में रखी हुई एक घड़ी वापस लाना। तुम्हें ये किसने बताया? टेवियन ने कुछ सेकंड की हैरान खामोशी के बाद पूछा। उन्हें ये कैसे पता हो सकता है? मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं तुमसे क्यों मिल रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, जोरियान ने कहा। मुझे इस मुलाकात के बारे में एक नजरा विजन दिखा था और इस बारे में भी कि अगर तुम उन टनल्स में उतरी तो क्या होगा। खैर, ये एक तरह से सच ही था। एक विजन? टाइविन ने हैरानी और अविश्वास के साथ कहा। जोरियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने तुम्हें ये पहले कभी नहीं बताया, लेकिन मेरे पास प्रोफेटिक पावर्स हैं। मुझे समय समय पर भविष्य के विजन्स दिखाई देते हैं, जिनमें मुझे आने वाले दिनों में खुद को प्रभावित करने वाली जरूरी घटनाओं की झलकियां दिखती हैं। ये पूरी तरह से नामुमकिन नहीं था। दुनिया में ऐसे लोग होते थे, हालांकि उनकी ताकतें उस टाइम लूप की तुलना में काफी कम थी जो उसके पास थी। जितना वो समझता था, उनके विजन्स भविष्य की किसी विस्तृत रिकॉर्डिंग के बजाय आने वाली घटना की एक सामान्य रूपरेखा यानी आउटलाइन जैसे होते थे। भविष्य हमेशा बदलता रहता था, हमेशा अनिश्चित रहता था, और उसकी एक साफ तस्वीर पाने की कोशिश करना मुट्ठी भर रेत को पकड़ने जैसा था। तुम जितना ज्यादा दबाओगे उतनी ही चीजें उंगलियों के बीच से फिसल जाएंगी। बदकिस्मती से हालांकि प्रोफेटिक होना नामुमकिन नहीं था, लेकिन साफ तौर पर टाइविन उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। ओ सच में? टाइविन ने उसे चुनौती देते हुए अपने सीने पर हाथ बांधकर कहा। और तुम्हारे इस विजन ने तुम्हें इस काम के बारे में क्या बताया? ये कि इसमें तुम्हारी मौत हो जाएगी, और मेरी भी, अगर मैंने तुम्हारे साथ वहाँ नीचे जाने का फैसला किया। प्लीज टाइविन, मुझे पता है कि ये सुनने में बेतुका लगता है, लेकिन मैं इसे लेकर गंभीर हूँ। विजन्स शायद ही कभी इतने साफ होते हैं जितने इस बार थे। मैं सीवरों में नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। जब सन्नाटे में कुछ सेकंड गुजरे तो जोरियन को लगने लगा कि वो वाकई उसकी बात मान लेगी। ये उम्मीद तब टूटी जब वो अचानक हंसने लगी। ओ रोज, तुमने तो लगभग मुझे डरा ही दिया था। वो हंसी के मारे हाँफते हुए बोली। हर दो शब्दों के बाद उसकी हंसी छूट रही थी। भविष्य के विजन्स? रोज, तुम्हारे मजाक सबसे अच्छे होते हैं। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा वो अजीबोगरीब सेंस ऑफ ह्यूमर याद आ रहा था। याद है वो एक बार जब तुमने नाटक किया था कि तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? जोरियन ने खुद को उस बात पर पीछे हटने से कैसे रोका, ये उसे कभी नहीं पता चलेगा। उसे उस बात का जिक्र करना ही था, है ना? उसने उस खास शाम की यादों को जबरदस्ती अपने दिमाग से निकाल दिया और उस पर और न सोचने का फैसला किया। हाँ, मैं कितना मजेदार आदमी हूँ। वो उसे फिर से बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था? तो उसने आखिरकार अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ?
हाय रो, टाइविन ने शुरू किया, लेकिन वो उसका खाली और खोखला चेहरा देखकर रुक गई। ओ रोज, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? जोरियन कुछ पलों तक शून्य में घूरता रहा और फिर उसने अपना सिर हिलाया, जैसे अपनी सोच को थोड़ा साफ करने की कोशिश कर रहा हो। माफ करना, उसने दबी हुई आवाज में कहा और उसे अंदर आने का इशारा किया। आज रात मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा था और मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ओ, टाइविन ने हमेशा की तरह उसके बिस्तर पर गिरते हुए कहा। किस बारे में? जोरियन ने उसे एक लंबी नजर से देखा। सच तो ये है कि तुम उस सपने में थी। टाइविन ने मजाक करना छोड़ दिया और उसे एक चौंकाने वाली नजर से देखा। मैं? तुम्हारे बुरे सपने में भला क्यों होंगी? तुम्हें लगेगा कि मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तो खुद ब खुद एक अच्छे सपने की वजह बनेगी। अब मुझे जानना है कि वो सपना किस बारे में था। मैं तुम्हारे और 2 ऐसे लड़कों के साथ सीवरों से गुजर रहा था जिन्हें मैं कभी नहीं मिला था, जब अचानक हम पर बहुत बड़े मकड़ों यानी जायंट स्पाइडर्स ने हमला कर दिया। वहाँ उनमें से बहुत सारे थे। वे बस हम पर टूट पड़े और हमें काटने लगे। और उसने कुछ गहरी सांसें लीं और ऐसा नाटक किया जैसे उसकी सांस फूल रही हो, और फिर आखिरकार वो शांत हुआ। माफ करना, बस वो सब इतना असली लग रहा था। तुम्हें पता है, उसने अपनी सबसे खाली नजर से टाइविन को देखा। कुछ पलों बाद उसने अपने कांपते हुए हाथों की तरफ देखा और साफ दिखने वाली हलचल के साथ उनकी मुट्ठियां बांध लीं। माफ करना, बस वो सब बहुत असली था। तुम्हें पता है, उनकी उंगलियों जैसे दांतों का मेरी खाल में घुसना, वो जहर जो मेरी नसों में तरल आग की तरह बह रहा था। उन्होंने हमें आखिरकार मारा भी नहीं, उन्होंने बस हमें मकड़ी के रेशम में लपेटा और हमारे सुन्न पड़े यानी पैरालाइज्ड शरीरों को अपने ठिकानों तक घसीट ले गए ताकि बाद में हमें खा सके। वो इतना डरावना और साफ विजन था, मुझे नहीं लगता कि मैं अब मकड़ों को कभी पहले की तरह देख पाऊंगा। टाइविन अपनी जगह पर बेचैनी से हिली। वो बहुत ही असहज और बीमार सी लग रही थी। लेकिन वो सिर्फ एक सपना ही तो था, जोरियन ने जबरदस्ती खुश होते हुए कहा। वैसे तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई ऐसी बात थी जिसके बारे में तुम मुझसे बात करना चाहती थी? नना, टाइविन ने अचानक कहा। उसके होठों से एक घबराहट भरी हंसी निकली। मैं बस अपने एक दोस्त से बात करने के लिए यहाँ रुकी थी, बस और कुछ नहीं। वैसे तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? उस पूरे सपने वाली चीज को छोड़कर उसने कुछ ही मिनटों में जाने का बहाना ढूंढ लिया। उसे बाद में पता चला कि वो फिर भी सीवरों में गई और कभी वापस नहीं आई। मकड़ा? जोरियन ने पूछा और घबराने का पूरा नाटक किया। टाइविन, क्या तुम समय समय पर उड़ती हुई अफवाहों पर ध्यान नहीं देती? मैं कुछ समय से काफी व्यस्त रही हूँ। टाइविन अजीब ढंग से हंसी। क्यों, अफवाहें क्या कहती है? ये कि शहर के सीवरों में कुछ माइंड मैजिक इस्तेमाल करने वाले मकड़े घूम रहे हैं। खबर है कि शहर उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जीव अब तक उनसे बच रहे हैं। वे इस जानकारी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इससे वे निकम्मे लगेंगे। वाह, अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे बात कर ली, वरना मैं नीचे जाने से पहले अपने ऊपर माइंड वॉर्ड लगाने के बारे में कभी नहीं सोचती। तुम अब भी वहाँ नीचे जा रही हो? जोरियन ने हैरानी से पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा ये माइंड वॉर्ड काफी होगा? माइंड मैजिक एक बहुत ही बारीक चीज है, टाइविन ने कहा। ये बहुत ही कम मात्रा में माना का बहुत ही पेचीदा तरीकों से इस्तेमाल करता है, जिससे इसे पूरी ताकत के साथ रोकना आसान हो जाता है। जब तक आपको पहले से पता हो कि आपका सामना एक माइंड मेजर से होने वाला है, तो खुद को पूरी तरह सुरक्षित यानी इम्यून बनाना आसान है। मुझ पर भरोसा रखो। अब जबकि मुझे पता है कि उन रेंगते हुए जीवों से क्या उम्मीद करनी है, मैं उनकी चालों में नहीं फंसूंगी। जोरियन ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर दोबारा सोचा, क्या टाइविन सही थी? शायद वो चीजों को गलत नजरिए से देख रहा था। वो टाइविन को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था, जिसका जरूरी मतलब ये नहीं था कि उसे सीवरों से जाने से रोका ही जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने आखिरकार हार मान ली। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अरे छोड़ो भी, टाइविन ने विरोध किया। मैं तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित रख सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जोरियन ने अपनी बात पर जोर दिया। अपने साथ जाने के लिए किसी और को ढूंढो। क्यों ना हम? कोई बहस नहीं, जोरियन ने बात बीच में काट दी। देखो, मुझे इस काम के लिए साथ ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि बाद में मुझे बताना कि सब कुछ कैसा रहा। मैं ये देखने के लिए खुद नहीं आना चाहता कि तुम जिंदा बची या नहीं। वो वाकई कुछ दिनों बाद उससे मिलने आई और उसने बताया कि जहाँ तक घड़ी ढूंढने का सवाल था, वो सीवर वाला काम नाकाम रहा, लेकिन उन पर किसी चीज ने हमला भी नहीं किया। शायद बेनिस एक सही कह रहा था जब उसने अफवाहों और गपशप की ताकत के बारे में इतनी बड़ी बातें कही थी। जोरियन की आंखें अचानक खुल गईं क्योंकि उसके पेट में तेज दर्द हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वो उस चीज के नीचे दब गया जो उस पर गिरी थी, और अचानक वो पूरी तरह जाग गया। उसके दिमाग में नींद का नामो निशान नहीं था। गुड मॉर्निंग भाई, उसके ठीक ऊपर एक चिढ़ाने वाली खुश मिजाज आवाज आई। गुड मॉर्निंग किरी, जोरियन वापस चिल्लाया और उसने चौंकी हुई किरी को गले लगा लिया। ओह, ये कितना शानदार दिन है। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया किरी, मैं वाकई इसकी कद्र करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इस प्यारी छोटी बहन के बिना क्या करता। किरी उसकी पकड़ में असहज होकर छटपटाई। उसे उससे ऐसे बर्ताव की आदत नहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम कौन हो और तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? उसने आखिरकार पूछा। उसने बस उसे और कसकर गले लगा लिया। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ बेटे? कायरन ने पूछा।
अगर तुमने ध्यान न दिया हो तो क्लास खत्म हो चुकी है। हाँ, मैंने ध्यान दिया है, जोरियन ने पक्का किया। मैं बस किसी चीज के बारे में आपकी सलाह चाहता था, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो। कायरन ने बेताबी से उसे अपनी बात पर आने का इशारा किया। मैं सोच रहा था कि क्या आपको माइंड मैजिक को रोकने का कोई तरीका पता है? खैर, एक बुनियादी माइंड शील्ड स्पेल होता है, कायरन ने सावधानी से कहा। ज्यादातर मेजर्स यही मानते हैं कि जहाँ तक माइंड मैजिक से सुरक्षा की बात है, बस इतना ही काफी है। हाँ, लेकिन वो स्पेल थोड़ा कच्चा यानी क्रूड होता है, जोरियन ने कहा। मैं उससे कुछ ज्यादा लचीली चीज ढूंढ रहा हूँ। कच्चा? हाँ, कायरॉन सहमत हुए और अचानक बातचीत में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। अक्सर ये बेकार भी होता है। एक साधारण डिस्पेल ही सामने वाले की सुरक्षा हटाने के लिए काफ़ी है, और एक असली माइंड मेज तुम्हें पता चलने से पहले ही तुम्हारे दिमाग को अपने कब्जे में कर लेगा। तो फिर ज्यादातर मेजेस को ऐसा क्यों लगता है कि ये काफ़ी है? जोरियन ने पूछा। क्या तुम्हें पता है कि ज्यादातर माइंड मैजिक पर पाबंदी क्यों है या उसे मना क्यों किया गया है? कायरॉन ने पूछा। ये साफ तौर पर एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें पता था, क्योंकि कायरॉन ने तुरंत इसे समझाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल अक्सर आम लोगों और उन पर किया जाता है जो अपना बचाव नहीं कर सकते। ज्यादातर माइंड मेजेस मामूली अपराधी होते हैं जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें किसी भी चीज का उस्ताद नहीं कहा जा सकता। माइंड मैजिक तो दूर की बात है। मेजेस का सामना ऐसे माइंड मेजेस से होना बहुत कम होता है जो अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करना जानते हों। फिर भी एक औसत दर्जे का माइंड मेज भी तुम्हारी जिंदगी आसानी से बर्बाद कर सकता है। उन जादुई जीवों की तो बात ही छोड़ दो जिनके पास दिमाग पर असर डालने वाली ताकत होती है। वार्डिंग स्पेल्स का सहारा लिए बिना भी माइंड मैजिक से निपटने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग माइंड शील्ड का तब तक अभ्यास करना आसान समझते हैं जब तक कि ये उनकी आदत न बन जाए और वे इसे पल भर में इस्तेमाल न कर सके, या फिर वे बस हर समय अपने पास उस स्पेल का एक स्पेल फॉर्मूला रखते हैं। और वे दूसरे तरीके क्या है? जोरियन ने उकसाया जब उसे एहसास हुआ कि कायरॉन और कुछ नहीं कहेंगे। कायरॉन ने उसे एक गंदी मुस्कान दी। मुझे खुशी है कि तुमने पूछा बेटे। देखो, बहुत समय पहले नहीं, कॉम्बैट मैजिक क्लास का करिकुलम कहीं ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, जिसमें वो भी शामिल था जिसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहा जाता था। बुनियादी तौर पर कॉम्बैट मैजिक इंस्ट्रक्टर छात्रों पर बार बार अलग अलग माइंड स्पेल्स डालता था जबकि वे उनके असर से लड़ने की कोशिश करते थे। ये छात्रों को नींद, लकवा, पैरालाइज और कब्जे में करने वाले डोमिनेट जैसे आम माइंड इफेक्टिंग स्पेल्स के खिलाफ अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाने में काफ़ी असरदार था। बदकिस्मती से उन छात्रों की बहुत सारी शिकायतें आईं जिन्होंने इस पर बहुत बुरा रिएक्ट किया था, और कई घोटालों के बाद जहां पता चला कि टीचर्स और छात्र सहायक स्टूडेंट असिस्टेंट्स इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल छात्रों को गलत तरीके से सजा देने के बहाने के रूप में कर रहे थे, इस अभ्यास को बंद कर दिया गया। मेरी राय में ये ज़रूरत से ज़्यादा की गई प्रतिक्रिया थी, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। जोरियन एक पल के लिए खामोश खड़ा रहा और इस जानकारी को समझने की कोशिश करने लगा। क्या वाकई माइंड मैजिक से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका था? वो समझ गया कि इसके पीछे की सोच क्या थी। ये बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करता था जैसे शेपिंग एक्सरसाइजेज और आदत वाला जादू यानी रिफ्लेक्सिव मैजिक काम करते हैं, यानी बचाव के तरीकों को उसकी रूह में उसी तरह बैठा देना जैसे बार बार किए जाने वाले काम कुछ प्रतिक्रियाओं को मांसपेशियों की याददाश्त में बैठा देते हैं। ये सुनने में बहुत दिमाग सुन्न करने वाला लगा और शायद बहुत दर्दनाक भी। तभी उसने गौर किया कि कायरॉन इसे बहुत शिकारी जैसी नज़रों से देख रहे थे। इसके बारे में क्या ख्याल है बेटे? कायरॉन ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो बात है कि तुम इससे गुजर सको? सच कहूँ तो मैं पिछले कुछ समय से इस अभ्यास को फिर से शुरू करना चाह रहा था। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने जोरियन पर जो पहला स्पेल डाला वो नाइटमेयर विजन स्पेल था। मकड़ियों को जो कुछ भी कहना है बेहतर होगा कि वो इसके लायक हो। जोरियन की आंखें अचानक खुल गई क्योंकि उसके पेट में तेज दर्द हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उस चीज़ के खिलाफ झुक गया जो उस पर गिरी थी, और अचानक वो पूरी तरह जाग गया। उसके दिमाग में नींद का नामो निशान नहीं था। गुड मॉर्निंग भाई। उसके ठीक ऊपर एक चिढ़ाने वाली खुशमिजाज आवाज़ आई। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। जोरियन ने एक गहरी सांस ली और उस तस्वीर पर ध्यान लगाया जिसे वो हासिल करना चाहता था, जब तक कि वो इतनी असली न लगने लगे कि उसे लगा कि वो उसे लगभग छू सकता है। उसके हाथों से माना की लहरें निकली जो नंगी आंखों से नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी इंद्रियों से आसानी से महसूस की जा सकती थी। एक मेज हमेशा अपनी माना को महसूस कर सकता है, खासकर उसे शेप करते वक्त। 1 सेकंड से थोड़े कम समय में सब कुछ तैयार था और उसने अपने ऊपर लेटी उस छोटी आफत पर अपना असर छोड़ दिया।
कुछ नहीं हुआ। जोरियन ने अपनी आंखें खोली और चिढ़कर एक लंबी आवाज निकाली। ये कोई व्यवस्थित जादू नहीं था जिसे वो आजमा रहा था, बल्कि पूरी तरह से बिना बनावट वाला जादू था। खास तौर पर वो बुनियादी लेविटेशन एक्सरसाइज का इस्तेमाल करके किरिएले को अपने ऊपर से हवा में उठाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ऐसी कोशिश अपनी हथेली के ऊपर एक साधारण पेन को हवा में तैराने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन कुछ भी नहीं। उससे गुदगुदी हुई। किरिएले ने कहा, क्या तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे? जोरियन ने उसे घूर कर देखा। ठीक है, तो ये बात है, ये एक चुनौती थी। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मिस्टर कजिंस्की? इल्सा ने कहा। आमतौर पर मैं मान लेती कि आप यहाँ जिविम की शिकायत करने आए हैं, लेकिन अभी तक तो आपका उनके साथ एक भी सेशन नहीं हुआ है। जोरियन चमकता हुआ मुस्कुराया। कम समय वाले इन रीस्टार्ट्स की सीरीज में यही एक अच्छी बात थी कि वे हमेशा शुक्रवार से पहले खत्म हो जाते थे, इसलिए जब तक वे चल रहे थे उसे जिविम से नहीं निपटना पड़ता था। दरअसल मैं यहाँ एक पर्सनल प्रोजेक्ट पर सलाह लेने आया हूँ, जोरियन ने कहा। क्या आपको कोई ऐसा ट्रेनिंग तरीका पता है जिससे मैं किसी इंसान को बिना कोई व्यवस्थित जादू डाले दिमागी ताकत से हवा में उठा सकूं? इल्सा ने हैरानी में अपनी पलकें झपकाईं। मतलब पूरी तरह से शेपिंग स्किल का इस्तेमाल करके? आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? जोरियन ने कहा, एम्पथिन की एक्सपैंडेड बेसिक्स की हर चीज में महारत हासिल करने के बाद मेरे पास शेपिंग एक्सरसाइजेस खत्म हो गई थी। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा। 15 के 15? इल्सा ने अविश्वास के साथ पूछा। जवाब देने के बजाय उसने इसे करके दिखाने का फैसला किया। उसने इल्सा की मेज से एक बहुत बड़ी और भारी किताब उठाई और उसे अपनी हथेली के ऊपर हवा में घुमाने लगा। इस तरह एक किताब को घुमाना असल में एक पेन घुमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक किताब पेन से बहुत ज्यादा भारी होती है और उसमें खुल जाने की प्रवृत्ति होती है जब तक कि एक मेज उसे हवा में तैराते समय जादू का इस्तेमाल करके उसके कवर को बंद रहने के लिए मजबूर न करे। वो खास तरकीब उसे किसी और ने नहीं बल्कि आइबरी ने सिखाई थी। उसने दावा किया था कि हवा में तैराते समय किताब को बंद रख पाना उन कुछ स्पेल्स के लिए बहुत जरूरी है। बदकिस्मती से आइबरी को उसके करीब आने और उसे गंभीरता से पढ़ाने का फैसला करने में कुछ हफ्ते लग गए, और इन छोटे रीस्टार्ट्स में उसके पास इतना समय नहीं था। कुछ देर बाद उसने किताब को डरावनी लाल रोशनी से चमका दिया। पूरी तरह से शेपिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक किताब को हवा में घुमाना और उसे बंद रखते हुए रंगीन रोशनी से चमकाना एक तीसरे साल के छात्र की तरफ से बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन था, और ये उसके हुनर का काफी सबूत होना चाहिए था। इल्सा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। जाहिर है वे काफी प्रभावित थी। वेल, उन्होंने कहा, आपकी शेपिंग स्किल्स में यकीनन कोई कमी नहीं है। फिर भी बिना किसी स्पेल के किसी इंसान को हवा में तैराना ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर कोई किताब या गाइड मौजूद हो। जहां तक मुझे पता है कोई भी ऐसा नहीं करता। अगर उन्हें अचानक किसी को हवा में तैराने की जरूरत पड़ती है तो वे हर समय अपने पास एक सही फोकस रखते हैं, आमतौर पर अंगूठियां, क्योंकि वे छोटी होती हैं और ध्यान नहीं खींचती। अगर आप अपनी शेपिंग स्किल्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं वाकई आपको किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दूंगी। दुनिया में शेपिंग एक्सरसाइजेस की संख्या लगभग न खत्म होने वाली है और एकेडमी लाइब्रेरी में उनका एक काफी बड़ा संग्रह है। उदाहरण के लिए पत्थर को चूर चूर करना और उत्तर दिशा ढूंढना वाले अभ्यास बहुत उपयोगी हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वे आमतौर पर ज्यादातर छात्रों को नहीं सिखाए जाते। पत्थर को चूर चूर करना और उत्तर दिशा ढूंढना? जोरियन ने पूछा। पत्थर को चूर चूर करने में अपनी हथेली पर एक कंकड़ रखना और फिर उसे धूल में बदल देना शामिल है। हालांकि वो एक बेहतरीन नतीजा है और ज्यादातर लोग संतुष्ट हो जाते हैं अगर वे उसे रेत जैसे दानों में तोड़ सकें। ये उन लोगों के लिए एक उपयोगी अभ्यास है जो ऑल्टरेशन स्पेल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि चीजों की बनावट बदलने में पहला कदम लगभग हमेशा मौजूदा स्थिति को तोड़ना होता है। उत्तर दिशा ढूंढना डिवाइनर्स के लिए एक अभ्यास है जिसमें चुंबकीय उत्तर का पता लगाने के लिए एक नकली कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। जिनके पास पर्याप्त हुनर होता है उन्हें कंपास की जरूरत भी नहीं होती, वे बस हर समय महसूस कर लेते हैं कि उत्तर दिशा कहाँ है। ये सुनने में उपयोगी लग रहे हैं, जोरियन ने कहा। मैं यकीनन इन्हें सीखने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी क्या आप मेरी लोगों को हवा में तैराने वाली समस्या में मदद नहीं कर सकती? इल्सा ने उसे एक चिढ़ी हुई नजर दी। तुम अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? इतने सारे प्रतिभाशाली छात्र अपना समय बेकार के मजाकों पर बर्बाद करने के लिए इतने तुले हुए क्यों रहते हैं? जोरियन विरोध करने ही वाला था, फिर उसे एहसास हुआ कि वे सही थी। वे बुनियादी तौर पर किरिएले के साथ मजाक करने की कोशिश कर रही थी। इल्सा ने हाथ बढ़ाकर किताब को हवा से झपट लिया, जिससे जोरियन हैरानी में अपनी पलकें झपकाने लगा। क्या वो अभी भी उसे हवा में तैरा रहा था? एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो पूरी बातचीत के दौरान किताब को हवा में ही तैरा रहा था। उसने इसे घुमाना बंद कर दिया था और ये अब चमक भी नहीं रही थी, लेकिन साफ तौर पर अपनी हथेली के ऊपर किसी चीज को तैराना
अब उसके लिए इतना आसान हो गया था कि उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। हाँ, उसकी सोच तब टूटी जब इल्सा ने किताब को मेज पर फेंक दिया, जहां वो लकड़ी से एक कान फोड़ू आवाज के साथ टकराई। वे उसकी हैरानी पर मुस्कुराईं और उन्हें ध्यान देने का इशारा किया। जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए कोई गाइड नहीं है और मैंने भी कभी ऐसी बेवकूफ़ी भरी कोशिश नहीं की, इसलिए ध्यान रखना कि ये सब मेरी तरफ से सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है? जोरियन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहली चीज जो मैं करती वो चीजों को तैराने के लिए हाथों पर निर्भर रहना बंद कर देती। हाथों के जरिए जादू पर ध्यान लगाना प्रक्रिया को आसान बना देता है, हाँ, लेकिन सिर्फ एक खास तरह के कामों के लिए। सही मायने में अपनी हथेली के ऊपर किसी चीज को तैराना असली बिना बनावट वाला जादू नहीं है। हथेली उस असर के लिए एक इशारा या पॉइंट देती है जो उसे रास्ता भी दिखाती है और उसे सीमित भी करती है। अगर तुमने एम्पथिन की किताब की हर चीज में महारत हासिल कर ली है तो क्या तुम फिक्स्ड पोजीशन लेविटेशन से वाकिफ हो? जोरियन ने अपने पास रखे बॉक्स से एक पेन लिया और उसे अपनी हथेली पर तैराया। 1 सेकंड के बाद उसने अपना हाथ बाएं और दाएं घुमाया, लेकिन पेन हवा में उसी जगह पर तैरता रहा जहां उसने उसे छोड़ा था और उसने उसके हाथ की हरकतों के साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। एक बेहतरीन प्रदर्शन, इल्सा ने तारीफ की। लेकिन मैं तुमसे ये पूछती हूँ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि फिक्स्ड पोजीशन लेविटेशन अपने लक्ष्य को एक तरह के घुमावदार तरीके से हासिल करता है? तुम्हें एक ऐसी एडवांस्ड शेपिंग एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ती है जिसे एक साधारण लेविटेट ऑब्जेक्ट स्पेल मामूली बात की तरह कर सकता है? इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, इल्सा ने हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली को किनारे की ओर मोड़ दिया। पेन तुरंत मेज पर गिर पड़ा। चूंकि अपने हाथ को एक पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करना उस माना को सीमित कर देता है जिसे तुम आकार दे रहे हो, इल्सा ने पीछे झुकते हुए कहा। भले ही पेन तुम्हारे हाथ से स्वतंत्र लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था, काफी उलझाने वाला भी। तुम इसके लिए परेशान क्यों होगे? तुमने बुनियादी तौर पर माना के बहाव पर एक पाबंदी लगा दी, उसे अपनी हथेली की स्थिति पर निर्भर बनाकर, और फिर उसी पाबंदी को तोड़कर उसे अपनी हथेली से अलग करने की कोशिश की। वो किताब जिसे इल्सा ने उसका ध्यान खींचने के लिए मेज पर फेंका था, अचानक हवा में उठ गई। इल्सा ने एक भी हरकत नहीं की थी, लेकिन वो जानती थी कि वही इसके लिए जिम्मेदार थी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वे उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखो, उन्होंने कहा, बिना हाथों के। बेशक शेपिंग में मदद के लिए बिना किसी इशारे के मैं जो कर सकती हूँ ये उसकी लगभग सीमा है। ये सीखने के लिए एक मुश्किल हुनर है, लेकिन तुम्हें शायद तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए इसकी पूरी तरह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस उस सीमा को कम करना है जहाँ तक तुम्हारी शेपिंग तुम्हारे हाथों पर निर्भर है, और इसे और लचीला बनाना है। अपने हाथ को किनारे की तरफ मोड़ने से पेन को पत्थर की तरह नीचे नहीं गिरना चाहिए था। आपने बस मुझे चौंका दिया था, जोरियन ने चिढ़कर कहा। मैं आमतौर पर अपनी माना पर से इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं खोता। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, इल्सा ने एक अच्छी मुस्कान के साथ कहा। तुम एक छात्र के तौर पर, यहाँ तक कि एक आम मेज के तौर पर भी बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन अगर तुम वाकई महान लोगों के कतार में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन जो भी हो, अगर और जब तुम इस दिशा में कुछ तरक्की कर लो तो तुम्हें इंसान से छोटे किसी जीवित प्राणी को हवा में तैराने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत छोटे। शुरुआत के लिए कीड़ों को आजमाओ, फिर चूहों की तरफ बढ़ो और इसी तरह। कुल मिलाकर इसमें तुम्हें शायद लगभग 4 साल या उससे ज़्यादा का समय लगेगा। अगर उन्हें लगा था कि वो इससे निराश हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। न केवल उसे उनके द्वारा बताए गए समय पर शक था, बल्कि इस समय उसके पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ और था भी नहीं। मुझे लगता है कि फिर मुझे शुरू कर देना चाहिए, उसने बस इतना ही कहा। जोरियन की आंखें अचानक खुल गईं क्योंकि उसके पेट में तेज दर्द हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वो उस चीज़ के नीचे दब गया जो उस पर गिरी थी, और अचानक वो पूरी तरह जाग गया। उसके दिमाग में नींद का नामो निशान नहीं था। गुड मॉर्निंग भाई, उसके ठीक ऊपर एक चिढ़ाने वाली खुशमिजाज आवाज़ आई। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। जोरियन बिना कुछ बोले छत को घूरता रहा। उसने अंदाज़ा लगाया कि अब तक कितने रीस्टार्ट्स हो चुके हैं। संख्या 15 से कहीं ज़्यादा थी। तब से अब तक कुछ नहीं बदला था। शायद ही कोई रीस्टार्ट 3 दिन से ज़्यादा टिका हो और कोई भी 5 दिन से आगे नहीं बढ़ा। जैक जो कुछ भी कर रहा था वो जानलेवा हद तक मुश्किल था, और जैक इतना ज़िद्दी था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। किरियल उसे जोर जोर से चिकोटियां काट रही थी, लेकिन जोरियन को वो दर्द बहुत मामूली लगा। ये दर्द उन भयानक पेन स्पेल्स के मुकाबले कुछ नहीं था जो कायरॉन ने उस पर अपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सेशंस के दौरान इस्तेमाल किए थे। जब जोरियन ने किरियल के थप्पड़ों और घूसों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो थोड़ी चिंतित हो गई।
अचानक जोरियन ने धीरे से अपनी गर्दन उसकी तरफ मोड़ी और उस पर चिल्लाया। वो अचानक हुए इस धमाके से पीछे हट गई और बिस्तर से नीचे गिर गई। किरियल को गुस्से से लाल होता देखकर जोरियन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। एक अन्य रीस्टार्ट में जब किरियल ने उसे जगाया तो जोरियन ने उसे उल्टा लेटा दिया और बेरहमी से उसे तब तक गुदगुदी की जब तक उनकी माँ ने आकर उसे रोका नहीं। जोरियन ने मजाक में उससे कहा कि वो उससे नफरत करने लगा है क्योंकि ये रोज का नाटक अब बहुत उबाऊ और चिढ़ाने वाला होता जा रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। किरियल ने उससे माफी मांगी जिससे जोरियन हैरान रह गया। उसे समझ आया कि उसकी छोटी बहन उससे कोई बहुत बड़ा एहसान चाहती है, वरना वो इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। किरियल ने हाथ जोड़कर उससे विनती की, प्लीज मुझे अपने साथ सायोरिया ले चलो। उसने बताया कि वो अपनी माँ के साथ कोथ नहीं जाना चाहती। ये सुनकर जोरियन को एक बड़ा एहसास हुआ। वो अब तक कितना अंधा था। उसे समझ आया कि उसकी माँ ने उसे सायोरिया ले जाने के बारे में कभी सख्ती से क्यों नहीं मना किया था। असल में माँ खुद उसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी। माँ बस दिखावा कर रही थी ताकि वो किरियल से कह सकें कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन जोरियन नहीं माना। माँ ने जानबूझकर लेक्चर देकर खराब मूड में डाल दिया था ताकि वो तुरंत ना कह दे और सारा इल्जाम जोरियन के सिर आ जाए। माँ की इस चाल को समझते हुए जोरियन ने मुस्कुराकर किरियल से कहा, बेशक मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। किरियल खुशी से उछल पड़ी। माँ की योजना को बर्बाद करना जोरियन के लिए एक अतिरिक्त बोनस जैसा था। उसने अपना चश्मा पहना और बिस्तर से उठ गया। उसने गौर किया कि इस बार किरियल ने बाथरूम तक पहुंचने के लिए उसके साथ रेस नहीं लगाई, बल्कि वो उसे उलझन में देख रही थी। उसे लगा कि शायद सामान्य रीस्टार्ट्स में वो इसलिए करती थी ताकि उसका सामना जल्द से जल्द माँ से हो सके। ये एक दिलचस्प रीस्टार्ट होने वाला था। जैसा कि कहा जाता है, रेपिटेशन ही लर्निंग की माँ है, एक्शन का पिता है जो इसे अकम्प्लिशमेंट का वास्तुकार बनाता है। चैप्टर 12 और 13 के अंत तक एक बात साफ हो जाती है। लूप अब सिर्फ जोरियन को शेप नहीं कर रहा, जोरियन भी लूप को शेप करना शुरू कर चुका है। लाइंस ब्लर हो रही हैं, राइट और रॉन्ग की, सेफ्टी और मैनिपुलेशन की। और ये साफ है कि आगे आने वाले चैप्टर्स पहले जैसे नहीं होंगे। अगर आपको ये पार्ट इंटेंस लगा हो तो समझ लीजिए यही मदर ऑफ लर्निंग की असली शुरुआत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि जोरियन की एक्शंस पर आपकी क्या राय है, और ऐसी डीप लेयर्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले पार्ट में चॉइसेस इरिवर्सिबल होने वाली हैं। मिलते हैं पार्ट 8 में।